देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था देखो लास्ट दिन हम लोगों ने AS12 जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बताता है कि अगर हम लोगों को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, जिसमें अलग अलग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि ये 4 तरीके का ट्रीटमेंट होता है मेनली, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट वाला पढ़ा है, लेकिन ये बाकी 3 पॉइंट हम लोग का बाकी है। और अगर हम लोग को रिफंड मिल जाता है तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के ट्रीट करते हैं। चलो देखो, जितना भी हुआ था उसके बाद से करते हैं। प्रीवियस वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया है उसी के बेसिस पे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 कर लिया था। ठीक है, इलास्ट्रेशन 1 हो गया था, इलास्ट्रेशन 2 हो गया था। ठीक है, अच्छा ये जो 3 है ये दूसरे पॉइंट पे, ये मैंने अभी तक करवाया नहीं है तुम लोग को। 3 नहीं करवाया है, पॉइंट 4th नंबर भी नहीं करवाया है, 5th भी नहीं कर पाएंगे अभी। चलो 6th नंबर, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। 7th नंबर आई थिंक होगा, देख लेते हैं। 7th नंबर वाला यहाँ से करते हैं। देखो अच्छा, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि जेड लिमिटेड परचेस्ड ए फिक्स्ड एसेट for 50 lakh which has the estimated useful life of 5 years with the salvage of 5 lakh। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट का हमें लाइफ और उसका सैल्वेज वैल्यू ये सब बता दिया है। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट ए ग्रांट फॉर 10 लाख। ठीक है, जब ये एसेट खरीदने गए तो गवर्नमेंट ने इन्हें 10 लाख का ग्रांट दिया है, मतलब बेसिकली स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिला है। देखो तो यहाँ पर ग्रांट कितना है, 10 लाख। दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और जो ग्रांट मिला है, तो पहला बात देखो, ग्रांट किस बात का मिला है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए हमें मिला है। ठीक है, हमें क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, कि हमें क्या क्या ध्यान रख के आंसर देना पड़ेगा। देखो जब सारा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या है, तो ये तो पढ़ के ही समझ में आएगा। देखो यहाँ पर बोला है कि ग्रांट से मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट से हम लोग ग्रांट को रिड्यूस करेंगे जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, यानी हम लोगों को मिला है फिक्स्ड एसेट के लिए। यानी हमारा पहला पॉइंट जो है इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम लोगों का ग्रांट का ट्रीटमेंट 4 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। देखो अगर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिले तो क्या होगा, और अगर रेवेन्यू हो तो क्या होगा। तो इस तरीके से देखो, हमें स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए मिला है। ठीक है, अब डिप्रिशिएबल, अब कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, बोल रहा है कि दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं। मेथड 1 में ही हमें कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट से ग्रांट को लेस करने को मिलता है। फिर बोल रहा है ग्रांट वाज कंसीडर्ड एज रिफंडेबल, ग्रांट जो है वो रिफंड करना पड़ा। और ये भी मैंने बताया था क्यों रिफंड करना पड़ा। जरूर ग्रांट ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है जो या तो उन्होंने पहले मतलब रिसीविंग जो पार्टी है, ठीक है, मतलब जो एंटिटी है रिसीविंग एंटिटी, या तो उन्होंने वो कंडीशन पास्ट में सेटिस्फाई किया था तो ग्रांट मिल रहा है, या फिर फ्यूचर में सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इस बेसिस पे मिलता है। और अगर ऐसा होता है कि एंटिटी जो ग्रांट रिसीव करने वाला है या कर लिया था उसने एक भी कंडीशन जो है नहीं फुलफिल किया, मतलब
सारे कंडीशन फुलफिल करना चाहिए जिसके बेसिस पे उन्हें ग्रांट मिला। अगर वो एक भी कंडीशन तोड़ते हैं तो उन्हें ग्रांट रिफंड करना पड़ सकता है, फुल्ली पार्टली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है रिफंडेबल, पूरा ही कुछ नहीं बोला है, मैंने लास्ट दिन बता दिया था इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रिफंड तो हम लोग एजम्पशन लेंगे कि फुल्ली रिफंड होगा, ये सारी चीज मैंने लिखवाए हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिफंड ऑफ द ग्रांट एज पर द फर्स्ट मेथड। हमें सिर्फ ग्रांट रिफंड होने पे कितना होगा उसका जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। ये तो काफी आसान है, हमें सिर्फ रिफंड का एंट्री करने बोला है। तो रिफंड का एंट्री क्या होगा, अगर रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक होगा, ठीक है। अगर हम लोग ग्रांट रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक होगा। अच्छा कितना रिफंड कर रहे हैं, बोल दिया है 7 लाख। अच्छा फुल रिफंड नहीं बोला है, ग्रांट मिला था कितना, ग्रांट मिला था 10 लाख, हमें रिफंड करने बोला है 7 लाख, ठीक है। तो फुल रिफंड नहीं बोला है, जितना बोला है उतना ही रिफंड कर देंगे 7 लाख। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ग्रांट रिफंड करेंगे तो हम लोग का फिक्स्ड एसेट का वैल्यू हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग का पॉकेट से फिर पेमेंट जाएगा ना। देखो हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने हमें 10 लाख दिया था, हम लोगों ने इसीलिए अपना एसेट का वैल्यू क्या किया था, 50 लाख का एसेट को 10 लाख से डिडक्ट करके 40 लाख दिखाया था। और उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। कैसे चार्ज किया होगा, 40 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स यूजफुल लाइफ, तो ये हो जाएगा 35 लाख बाय 5, यानी 7 लाख पर एनम करके हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया होगा, फर्स्ट ईयर हम लोगों ने 40 लाख के एसेट से 7 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा। तो बचा कितना, एसेट का वैल्यू बचा होगा 33 लाख, ठीक है। उसके बाद कब बोला कि एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोगों ने 7 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। अब 33 से 7 माइनस करने से कितना आएगा, 33 से -7 करने से हम लोग का 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 लाख का हम लोग का एसेट का वैल्यू जब था, तब गवर्नमेंट ने हम लोगों से क्या मांग लिया, रिफंड मांग लिया, ठीक है। क्यों मांगा, क्योंकि हम लोगों ने शायद कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया होगा, इसीलिए उन्होंने हम लोगों से रिफंड मांग लिया। तो रिफंड तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग का एसेट का वैल्यू तब दिख रहा था 26 लाख, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांट इट 10 लाख, दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द ग्रांट वाज कंसीडर्ड एज रिफंडेबल इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पे जो रिफंड अमाउंट है उतना ऐड कर देना पड़ेगा। मतलब हम लोग का एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 + 7, यानी कि हम लोग का हो जाएगा वैल्यू 33, ठीक है। 33 लाख हो जाएगा वैल्यू। अब हम लोग को इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो ऐसा तो हम लोगों ने फुल एक क्वेश्चन किया ही था, यहाँ पर ये सब पूछा भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें आंसर जो पूछा है, जस्ट ये वाला पॉइंट पूछा है कि रिफंड अगर कर रहे हैं 7 लाख का तो उसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो हम और ज्यादा बता के क्या करें, जितना पूछा है उतना ही बता देते। इलास्ट्रेशन 7 में हमें ये वाला एंट्री करना पड़ेगा, रिफंड का फिक्स्ड एसेट टू बैंक, ठीक है। तो इसका लिख लो आंसर, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, बस इतना ही करना है। यहाँ पर बोला नहीं है कि बाकी और क्या ट्रीटमेंट होगा, बोला कि रिफंड का ट्रीटमेंट बता दो क्या होगा, एंट्री। तो रिफंड का एंट्री ये वाला होगा, इलास्ट्रेशन 7, इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। इसमें एंट्री हो जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 लाख। being government grant on asset refunded, ठीक है। अच्छा ये वाला भी क्यों किया, ये तो मैंने रूल्स बताया था। अगर हम लोग को स्पेसिफिक एसेट के लिए ग्रांट मिल रहा है, हम लोग मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं, तो रिफंड के टाइम पे मेथड 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उस एसेट का वैल्यू उतने से बढ़ाना पड़ेगा जितने से हम लोग ग्रांट को रिफंड करें। ये देखो, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एसेट। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड होगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का दिखाने के लिए नहीं बोला है, बोला है कि सिर्फ रिफंड का एंट्री बताओ। तो रिफंड का एंट्री हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इतना सा ही आंसर होगा। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 8, इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, देखो ए फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड फॉर 20 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवर्ड्स इट्स 8 लाख, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट लिया गया है, मतलब पहला वाला जो कंडीशन है 20 लाख का, और ग्रांट कितने का दिया गया है, 8 लाख का। रेसिडुअल वैल्यू है 4 लाख, एसेट का यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स। एज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड
एसेट इज सोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ द ग्रांट। अच्छा, जब बोला है नेट ऑफ द ग्रांट दिखाया जा रहा है, मतलब ग्रांट को लेस करने के बाद जितना वैल्यू बचता है उतने वैल्यू पे एसेट को दिखाया जाएगा। यानी फिर से मेथड वन। तो देखो कहीं भी तुम लोग को मेथड वन नहीं बोलेगा, तुम लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा कि रिसिप्ट ग्रांट का ट्रीटमेंट कैसे किया गया है। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट रिसिप्ट किए हैं और इसके लिए हम लोग मेथड वन फॉलो करें कि मेथड टू, वो हमें क्वेश्चन का लाइन में लैंग्वेज में कहीं ना कहीं जरूर मेंशन किया हुआ होगा। आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। बोल रहा है कि 1 ईयर के बाद जो ग्रांट 8 लाख का मिला था उसमें से 5 लाख हमें रिफंड करना पड़ेगा। तो मेथड वन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिफंड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एसेट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, फिर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब बोला है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद अ सर्टेन कंडीशन, मतलब फंड क्यों रिफंड करना पड़ रहा है जो ग्रांट मिला था, क्योंकि कुछ कंडीशंस को ये लोग एक्ट पर नहीं किए हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने वापस मांग लिया। ठीक है, लेकिन पार्टली मांगा है, पूरा नहीं। 8 लाख में से 5 लाख ही मांगा है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, हमें पहले 2 साल के लिए जर्नल एंट्री पास करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि बोल दिया जर्नल एंट्री पास करना है तो हमें पूरा पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ रिफंड का नहीं बोला है। तो ये देखो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8 वाला। इलस्ट्रेशन 8। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 8 का क्या होगा आंसर। पहले देखते हैं कितने का फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है, 20 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पहले लिख लो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, अच्छा पता नहीं, नाम तो नहीं पता, चलो। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले परचेज हुआ है, डेट वेट कुछ भी नहीं है, तो हम लोग पहले फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख, टू बैंक 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इन लैख में कर रहे हैं हम लोग पूरा क्वेश्चन। अच्छा, अब ग्रांट मिला और हम लोग ट्रीटमेंट क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ये ईयर 1 का हो रहा है, ठीक है, और ग्रांट मिला, हम लोग को मेथड 1 फॉलो करना है। तो पहले ग्रांट रिसिप्ट का एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितने का ग्रांट मिला है, 8 लाख का। ठीक है, अच्छा, इसको भी कर सकते हैं या फिर नेट एंट्री भी कर सकते हैं। देखो मैंने लास्ट दिन ही तुम लोग को बताया था, पहला वाला क्वेश्चन जब हम करवा रहे थे, ये देखो बैंक टू ग्रांट ऐसे भी कर सकते हो, और उसके बाद ग्रांट को फिक्स्ड एसेट ऐसे क्रेडिट करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली बैंक टू फिक्स्ड एसेट कर सकते हो। नैरेशन अमाउंट नहीं लिखवा रहे, लेकिन तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे तो जरूर नैरेशन लिखो, क्योंकि जर्नल एंट्री का मतलब नैरेशन लिखना जरूरी होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस ग्रांट को हम लोग क्रेडिट किए थे, अब इस ग्रांट का डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको एसेट के वैल्यू में क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, तो टू फिक्स्ड एसेट, हम लोग का एसेट का वैल्यू इस वजह से कम हो जाएगा, ग्रांट मिला। और ये ट्रीटमेंट हम लोग इसीलिए करें क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है, देखो इस लैंग्वेज से पता चलता है, एसेट इज सोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट, ग्रांट को लेस करने के बाद जितना होता है उतने में बैलेंस शीट में ये दिखता है। अच्छा, अब डिप्रिसिएशन लगेगा, तो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा बता सकते हो, बताओ कितना लगेगा, अगर बता सकते हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बोलो कितना लगेगा, कौन बोलेगा, बोलो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा फिक्स्ड एसेट पे। कोई नहीं बताना चाहेगा। मैं हाँ 2 लाख। हाँ 2 लाख होगा। ये देखो कैसे होगा, हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट था 20 लाख। ठीक है, उसमें से 8 लाख का ग्रांट माइनस हो गया, ये ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब है हम लोग का 4 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी है 4 इयर्स। अब ये कैलकुलेट करने से जितना आएगा उतना ही होगा डिप्रिशिएशन पर एनम। ठीक है, तो ये हम लोग का 22 माइनस 4 8 लाख हो जाएगा। ये 12 आ रहा है, 12 माइनस 4 8 होगा, और डिवाइडेड बाय 4 यानी हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, 4 लाख करके डिप्रिशिएशन लगेगा। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन पीएल में भी चार्ज करना पड़ेगा, जैसे होता है हर एक एक्सपेंस पीएल में चार्ज, तो यहाँ पर कर देंगे पीएल अकाउंट डेबिट। ये सब तुम लोग को वर्किंग नोट में ना सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कहीं भी बीच में नहीं करना चलेगा, कुछ एक स्पेसिफिक वे में ही करना चाहिए।
मैंने तो अभी ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है। तो पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2 लाख, सॉरी 4 लाख, 4 लाख आएगा कि 2 लाख, मैंने गलत कर दिया ना, 2 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में देखो ईयर 2, ईयर टू में फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो फिक्स्ड एसेट नहीं, ईयर 2 में ही तो शायद ग्रांट रिफंड करने बोला है। यहाँ पर देखो आफ्टर 1 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही आफ्टर 1 ईयर बोला है। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बोला था एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यहाँ पर बोला है आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम रिफंडेबल, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है तो ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा, तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा उतने से जितने का ग्रांट रिफंड करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हमें क्वेश्चन में बोला था 5 लाख का रिफंड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5 लाख, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन तो लगेगा क्योंकि एसेट तो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बता सकते हो तो बोलो। डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट होगा, वो पीएल में भी चार्ज होगा, बस अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकाल पा रहे हो तो बोलो निकाल के कितना होगा। लास्ट दिन हम लोगों ने किया था सेम क्वेश्चन, ये मैंने होमवर्क ही बोला था बेसिकली। बोलो कितना डेप्रिसिएशन होगा। पहले कॉस्ट कितना था, 20 लाख, वहां से ग्रांट को लेस करो, बोलो कैलकुलेट कर रहे हो। 20 लाख माइनस ग्रांट 8 लाख, तो नेट एसेट 12 लाख। अच्छा लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैसे चार्ज किया, 12 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी हम लोग का 2 लाख डेप्रिसिएशन आया। फर्स्ट ईयर 2 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, एसेट का वैल्यू बचा 10 लाख। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला फंड को ग्रांट को रिफंड करो, तो देखो हमें अपने एसेट का वैल्यू उतने से बढ़ा देना है जितना रिफंड हो रहा है, तो ऐड करेंगे रिफंड। रिफंड ऐड करने पे हम लोग का हो गया 5 लाख, तो एसेट का वैल्यू बन गया 15 लाख। देखो हमें रूल्स जो बोला है एएस का, लॉ जो बोल रहा है वही फॉलो करना है। लॉ हमें बोल रहा है कि पहले एसेट के वैल्यू को बढ़ा दो, ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, जो रिवाइज्ड वैल्यू आया बुक वैल्यू उस पे प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब से चेंज हुआ तब से चार्ज करते जाना है, बाकी सिचुएशन एज इट इज रहेगा। तो कितना चार्ज होगा बोलो, यहां तक तो कर ही लेंगे हम लोग जहां तक मैंने दिखाया, उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा। देखो अब डिप्रिशिएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 15 लाख का एसेट हो गया माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख, जितना है उतना ही रहेगा। अब एसेट का लाइफ था 4 इयर्स, जिसमें से हम लोगों ने 1 ईयर यूज कर लिया, बचा है 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के अकॉर्डिंग हम लोग का एसेट का वैल्यू हो जाएगा 11 लाख बाई 3, यानी 3 पॉइंट कुछ एक आना चाहिए, देखते हैं कितना आएगा। 11/3, तो ये हम लोग का आ गया 3.66, मतलब 3.67 बोल सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया डिप्रिशिएशन का वैल्यू, तो 3.67, ठीक है, 3.67, 3.67, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 3.67, 3.67, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही करना है। और इसका मैंने शॉर्टकट भी तुम लोग को बताया था, और एक तरीके से भी कर सकते हो। देखो हम लोग 2 लाख करके डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे थे तो प्रीवियसली, तो हम लोगों का अगर बीच में ये रिफंड वाला बात नहीं आता तो लगातार 4 साल तक हम लोग 2 लाख की चार्ज करते। लेकिन 1 साल करने के बाद हम लोग का डिप्रिशिएशन सिर्फ 2 लाख नहीं होगा, एसेट का वैल्यू 5 लाख बढ़ गया तो और भी ज्यादा होगा। तो वो कितना हो जाएगा, हमें अब ये 5 लाख जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने ऐड ऑन किया उसको हमें बच्चे में 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। यही तो कंपनी का टारगेट रहेगा, पहले सोचा था 2 लाख करके राइट ऑफ करेंगे, तो 4 साल में हम लोग का राइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अभी कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, अभी हम लोग का राइट ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 5 लाख को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा नेक्स्ट और भी 3 इयर्स के लिए, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 3 करके देखो, सेम कंडीशन में ही आंसर आएगा। ये देखो कितना आ रहा है 1.666, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1.67, मतलब यहाँ पर हमें और भी 1.67, यहाँ पर भी 1.67 और यहाँ पर भी और 1.67 का राइट ऑफ करना पड़ेगा, और टोटल लगा के देखो 3.67 जो मैंने यहाँ पर दिखाया। ये एकदम शॉर्टकट है, शॉर्टकट वे में ऐसे कर सकते हो, बट प्रेजेंटेशन के लिए यही करना पड़ेगा, नहीं तो दिखा नहीं पाओगे कि क्या होगा। ऐसे भी किया जा सकता है कि हम लोग सोचे थे 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके राइट ऑफ करेंगे तो 8 लाख का मशीन राइट ऑफ हो जाएगा। 8 लाख क्यों, क्योंकि हमें 12 लाख का मशीन को स्क्रैप वैल्यू 4 लाख मिल जाएगा, मतलब हम लोग का कंजम्पशन मशीन का कितना है 8 लाख। 8 लाख को हमें राइट ऑफ करना है, हम लोगों ने सोचा 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके करेंगे 4 साल में, लेकिन क्योंकि रिफंड हो गया
तो हमें और भी 5 लाख को राइट अप करना पड़ेगा बचे हुए 3 साल में। तो पर ईयर कितना करके होगा, तो ओवरऑल हमें इतना 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 राइट अप करना पड़ेगा। ये भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैंने ये प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया। रिफंड करने के बाद ये हो गया रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब लॉ के लैंग्वेज के साथ मैंने मैच कर दिया। अब इसके बाद प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वैसे ही करना है, लेकिन प्रोस्पेक्टिवली मतलब बचे हुए सालों के लिए। तो बचा हुआ साल कितना है 3, और बाकी यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट 12 की जगह 15 आ जाएगा, और स्क्रैप वैल्यू जितना था उतना ही रहेगा। जब तक हमें चेंजेस स्क्रैप वैल्यू पे कुछ नहीं बोलता है, हमें यही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर मैंने ये जो तुम लोग को शॉर्टकट दिखा दिया ना, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रेजेंटेशन करने में आसानी, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें हमें प्रेजेंटेशन करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ नया नहीं था, लास्ट दिन हम लोगों ने जो भी देखा था उसी के बेसिस पे ही है। ठीक है, अच्छा, अब और एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर WDV मेथड बोला है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे हमें सब SLM बेसिस पे मिल रहा था, ये वाला हम लोग का WDV है। देखो क्या बोला है, 1/4/2001 ABC लिमिटेड रिसिप्ट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाला ही होना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब CGST, मैंने प्रोविजंस जो लिखवा है वो लेकिन दिमाग में रखना है। 300 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीन, मतलब फिर से वही फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और ये भी डेप्रिशिएबल वाला। अब डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल तब देखना पड़ता है अगर हम लोग मेथड 2 लगाते हैं। अभी तो देखा ही नहीं है, मेथड 1 फॉलो कर रहा है ये कंपनी की मेथड 2। तो जो भी हो, है तो स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट 1500 लाख का। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ग्रांट को हमें क्या करना है, एसेट के कॉस्ट में क्रेडिट करना है। तो मुझे बोलो ये कौन सा मेथड है, ग्रांट को एसेट के कॉस्ट में क्रेडिट करना है, मतलब एंट्री ये होगा ना, गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स्ड एसेट। तो ये हम लोग कब करते हैं, एसेट के कॉस्ट में ग्रांट को क्रेडिट करना है, तो एंट्री ये होगा। तो ये कौन सा मेथड है, मेथड 1 की मेथड 2? बोलो, मेथड 1 की मेथड 2? मेथड 2 में तो हमें ये सब कुछ करना ही नहीं होता है, ग्रांट को हम लोग, हाँ बोलो। मेथड 1 है। हाँ, मेथड 1 है। ठीक है, मेथड 1 है। तो ये देखो, अलग अलग लैंग्वेज रहेगा, बार बार बोल दे रहे। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जाता है मेथड 1 है कि नहीं। द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years, द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन WDV बेसिस, द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 2024 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो कितने दिन इन्होंने यूज किया, देखो 1 2, इतने दिन इन्होंने ग्रांट यूज किया, उसके बाद 2 3 तक भी ग्रांट यूज किया, फिर इन्होंने 3 4 तक भी ग्रांट यूज किया होगा। मतलब ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिफंड कब आ रहा है, मई में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अप्रैल में खत्म हो गया उसके बाद, लेकिन इसका डेट नहीं दिया है कि मई के मंथ में कब रिफंड हो रहा है, उसका डेट नहीं दिया है। मतलब 3 years तो हम लोग का नॉर्मल चल रहा था, उसके बाद रिफंड होगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ यू वुड डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड assuming that the company did not charge any depreciation for the year 2024। बोल रहा है कि अगर कंपनी 2024 के लिए किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रही है, तो मतलब इस साल कंपनी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, 2024 के लिए। अच्छा, 2024 ये कौन सा ईयर है, मतलब ये हम लोग का अकाउंटिंग ईयर ही तो है। हाँ, 1/4/2001 से 1/4/2002 2003 1 2 2 3 3 4। अच्छा, हाँ, अब बोल रहा है कि मई के मंथ में इन्होंने कोई डेप्रिसिएशन पूरे ईयर में ही बोल रहा है नहीं चार्ज किया, मंथ में क्या बोल रहा है कि assuming that the company did not charge any depreciation for the year 2024। अच्छा ठीक है, तो ये assumption लेने बोला है, तो ठीक है assumption लेंगे। अब जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा ही करेंगे, हम लोग को ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है, तो पहले देखो हम देखते हैं कि क्या कंडीशन हो रहा है, कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 9, इलास्ट्रेशन 9 पहले लिख लेते, ग्रांट कितना मिला है, एक बार सारा चीज लिख लेते, करने में आसानी होगा। 300 लाख, कॉस्ट कितना है एसेट का, 1500 लाख, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 year। अच्छा, और डेप्रिसिएशन का यहाँ पर बोला है WDV 20% ऑन WDV। ठीक है, 20% ऑन WDV। और रिफंड कब करना है, रिफंड करना है, कुछ डेट वेट नहीं बोला है,
मई 2024 में बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या सिचुएशन हो रहा है। अच्छा, 2001 में कॉस्ट कितना था? कॉस्ट ऑफ क्या खरीदा है इन्होंने? मशीन। हाँ, मशीन 1500 लाख लेस हो जाएगा यहाँ से ग्रांट का वैल्यू, क्योंकि मेथड 1 फॉलो करने बोला है तो ग्रांट को लेस कर देंगे जो कि है 300 लाख, तो बच रहा है 1200 लाख, ठीक है। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर लगेगा, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2002, क्योंकि 1 में स्टार्ट हुआ तो 2 में ये खत्म होगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? तो डेप्रिसिएशन चेक करते हैं कितना होगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा? अच्छा, यहीं पर ब्रैकेट लगा के कर लेते हैं। 1200 माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोला है 5 इयर्स। ओ अच्छा, यहाँ तो 20% WDV बोला है, तो ऐसे करके तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये तो SLM में होता है, उसमें हमें सैल्वेज वैल्यू देना चाहिए जो भी हो हमें। तो WDV बोला है तो ऑलवेज यूज परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ही यूज करना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दे देगा तो हमें परसेंटेज ही यूज करना पड़ता है। और वैसे भी ये SLM तो बोला ही नहीं है कि हम लोग वो वाला मेथड अप्लाई करें, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। अगर दे भी देता स्क्रैप वैल्यू तो भी नहीं करना था, क्योंकि बोला है WDV यानी परसेंटेज लगाना है। तो 1200 पे अगर 20% लगाएंगे तो हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 240, ठीक है। तो 1200 माइनस 240 करने से 960 आ गया, ठीक है। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 2003, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20%। अब देखते हैं कितना आता है। अब WDV का क्या होता है? बचे हुए वैल्यू पे हमें हमेशा करना होता है एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। बचे हुए वैल्यू पे तो 960 पे हमें 20% लगाना पड़ेगा, तो 960 पे 20% लगाते हैं, कितना हो गया? 192, ठीक है। और अब देखते हैं वैल्यू कितना है। जैसे ये वैल्यू है हम लोग का 142003 का, ठीक है। अब ये बचा हुआ वैल्यू हम लोग का आएगा 142004 का। देखते हैं कितना आता है। 960 माइनस कर लेते हैं तो आ रहा है 768, ठीक है, 768 डेप्रिसिएशन आ रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर 2004। अच्छा, 2004 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, तो ये तो मेरा 2004 का स्टार्टिंग ही है, 14 2004 आ गया। नहीं सॉरी, ये तो मेरा आना चाहिए 14 2003 आना चाहिए। ये देखो, ये 14 2003 आ गया। ये देखो, ईयर का डेट मुझे सही लिखना है। देखो यहाँ पर मेरा ये वाला डेट है 141 का, उसके बाद 14 2001, फिर उसके बाद 14 2000, ये 31 मार्च 2000। ये 3 नहीं होगा, ये तो फिर मेरा कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। 1 अप्रैल, एक सेकेंड, हम ना डेट एक बार देख लेते हैं, डेट एक बार देख लेते हैं। 31 दिसंबर, 31 मार्च 2002, इसके बाद 31 मार्च 2003 हो गया। तो ये हम लोग का 14 2003 हो गया। अच्छा, इसके बाद डिप्रिसिएशन लगना चाहिए हम लोग का, बोला क्या है 4 में नहीं लगेगा, तो नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब इसके बाद ही रिफंड हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, तो मेरा डेट क्या गलत हो जा रहा है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, रुको। पहले तो मेरा 1200, हम्म 1200 हम एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। 1200 पे मेरा पहला लगेगा 240, ठीक है, 240 लग रहा है। ये मेरा 31 मार्च 2002 का है, ठीक है। फिर उसके बाद 192 जो लग रहा है वो मेरा 31 मार्च 2003 का है, 31 मार्च 2003 का है। उसके बाद लगेगा मेरा 31 मार्च 2004 का लगना चाहिए। इसके बाद अगर लगेगा 31 मार्च 2004 का लगना चाहिए, ठीक है, 31 मार्च 2004 का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। यहाँ पर बोला है is that the assuming that the company did not charge any depreciation for year 2004।
अच्छा 2004 मतलब ईयर जो है 2004-5 के लिए बोल रहा है, ये तो 3-4 हो रहा है, बोल रहा है कि हम लोग का 2004 का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, ऐसे बोला है। मतलब 4-5 तो ये वाला डेप्रिसिएशन तो लगेगा। देखो यहाँ पर ये वाला तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, हमें काउंट कर लेना है कि कहाँ तक का डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 5 साल बोला था, मशीन इज डेप्रिशिएटेड 20% ऑन WDV, कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट ऑन May 2004 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो मई 2004 कब आएगा? 31 मार्च 2004 के बाद आएगा, तो तब तक तो हम लोग लगा ही सकते हैं डेप्रिसिएशन, मतलब ये भी लगेगा 31 मार्च 2004 का भी लगेगा। इसके बाद का मतलब एक्चुअली क्यों बोल रहा है ये वाला बात, ये देखो हम समझा देते हैं। यहाँ पर हम लोग का 1-2 का ईयर, ठीक है, फिर 2-3 का ईयर, फिर 3-4 का ईयर होना चाहिए, और रिफंड मई 2004 में हो रहा है, जो कि हम लोग का 4-5 के अंडर आ रहा है। ठीक है, ये जो मंथ जो दे रखा है ना मई 2004, ठीक है, मई 2004, ये एक्चुअली हम लोग का ये मार्च हो रहा है, मार्च के बाद अप्रैल में यहाँ पर हो रहा है। अब बोल रहा है नो डेप्रिसिएशन चार्ज, का मतलब बोल रहा है हम लोग देखो यहाँ पर कितने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 12 मंथ्स। यहाँ पर भी कितने दिन का करेंगे? 12 मंथ्स। यहाँ पर भी कितने दिन का करेंगे? 12 मंथ्स। बेसिकली यहाँ पर अगर मई में रिफंड हो रहा है, इसका डेट नहीं बोला है, तो इसका मतलब मार्च के बाद भी हमारा अप्रैल में पूरा डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, मतलब 1 अप्रैल 2004 का फुल डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। और मई में अगर 1 मई को रिफंड हो रहा है तो बस एक ही महीने का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और अगर 30 मई को रिफंड हो रहा है तो हम लोग का 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होना चाहिए था इस ईयर में। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। हम फिर से बताते हैं, देखो बोल रहा है कि मई के मंथ में इन्होंने रिफंड किया, और क्वेश्चन में बोल रहा है 2004 वाला जो ईयर है वहां कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ऐसा कंपनी ने सोचा है, मतलब ऐसा हमें प्रोविजंस दिया है। नहीं तो हम लोग का यहाँ 12 महीना 12 महीना 12 महीना, यहाँ पर 1 और 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग सकता था। अब हम ये एजम्पशन क्यों दे रहे हैं 1 और 2? क्योंकि हमें डेट तो बोला ही नहीं है कि मई के स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, या फिर एंड में है। तो इसका मतलब हो सकता है अगर मई के स्टार्टिंग में रिफंड हुआ तो नेक्स्ट ईयर में 1 मंथ का लगना चाहिए, अगर मई के एंड में हुआ तो नेक्स्ट ईयर में 2 मंथ्स लगना चाहिए। ये टाइम पीरियड का डिप्रिसिएशन बोल रहा है कि नहीं लगाना है, ऐसा बोला है। मतलब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का ही, सॉरी 3 इयर्स का ही जो है डिप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला गया है। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है तो हमें थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये नेक्स्ट ईयर का भी लगाएंगे। आई होप कि अब क्लियर है कि क्यों हम लोग इस साल का भी लगाएंगे। अब इस पे लगाओ 20%, देखो कितना आता है 268 पे 20%, सॉरी 768 पे 20%, तो ये हम लोग का हो गया 153.6, 153.60। देखते हैं कितना आता है। ये आ रहा है 614.40, 614.40। इसके बाद हमें करना है रिफंड। ठीक है, अब ये कब करना है? मई 2004 में, लेकिन वो हमें नहीं पता कि ये जो है 1 तारीख है कि 2 तारीख है कि 3 तारीख, सिर्फ ये जो है मंथ पता है, तो ऐड कर देते हैं रिफंड। ठीक है, रिफंड कितना करने के लिए बोला है यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो रिफंड करने बोला है। अच्छा मैंने डेट ही लिखा है, अमाउंट तो लिखा ही नहीं। ये देखो यहाँ पर बोला है रिफंड करने के लिए हमें अच्छा कुछ नहीं बोला है तो 3 लाख पूरा ही होगा, 300 लाख। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो ये पूरा ही रिफंड होगा, तो 914.40। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? रिवाइज्ड बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। अब जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर अगर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है तो 914.40 पे 20% करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं, ये देखो हमारे पास तो एसेट पड़ा हुआ ही रहेगा, तो अगर हम लोग डेप्रिसिएशन इसके बाद लगाना चाहते हैं फॉर द ईयर 2004-2005, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 914.40 इंटू 20%। ठीक है, देखो कितना होता है 914.4 इंटू 20% इक्वल टू 182.88। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन लगेगा इतना लैख, क्योंकि सारे डेटा लैख में है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जिस साल रिफंड हो रहा है उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लो कि हमें क्वेश्चन में बता दिया कि हम लोग रिफंड कर रहे हैं 1 मई को, और ये बात नहीं बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन
नहीं लगाना पड़ेगा 2004 के पीरियड में। तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो हमें चेंजेस दे सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखो हम लोग का उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले यहां तक तो जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, ये यहां तक ठीक है 31 मार्च 2004 तक। उसके बाद हमारा क्या चेंजेस दिखेगा हम वो दिखाते हैं। देखो उसके बाद हम लोग का क्या चेंजेस दिखना चाहिए, ये हम जस्ट ऐसे ही बता रहे तुम लोग को, अगर क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो हम लोग ऐसा करके आंसर कर सकते हैं, हम दिखा रहे। देखो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/4/2004 में हम लोग का वैल्यू कितना निकल के आया, ये वाला, ये कब का वैल्यू है 1/4/2004, ठीक है 614.40। इसके बाद से हमारा 2004 वाला ईयर स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि हम लोग रिफंड कर रहे हैं 1 मई को, इसका मतलब उस साल में ये जो 4-5 वाला ईयर है वहां पर रिफंड करने के पहले हमें 1 मंथ का डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 614.40 इंटू 20% इंटू 1/12, ये डिप्रिसिएशन का वैल्यू हमारा होना चाहिए। ये देखो 614.4 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ रहा है 10.24, ठीक है 10.24। तो कितना आ जाएगा -614.4, तो ये हो गया 604.16, ठीक है 604.16 ये हम लोग का वैल्यू हो गया। अच्छा अब हम लोग रिफंड करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग रिफंड करेंगे तो वैल्यू रिफंड का तो वही रहेगा 300 जैसा है, तो ये हो गया 904.16। अब इस पे हम लोग डिप्रिशिएशन अगर लगाएंगे तो कितना होगा 2004-5 में कितना डिप्रिशिएशन लगेगा, तो 904.16 अमाउंट पे लगेगा, 20% ही रेट है, लेकिन 11/12 मंथ्स का लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ तो ऑलरेडी 1 मंथ का लगा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोला था मई के मंथ में रिफंड होगा, तो मार्च के बाद अप्रैल, क्योंकि हम मान लेते हैं कि मेरा रिफंड का डेट है 1 मई, ठीक है 1 मई 2004, तो इसका मतलब जब हम लोग 4/5 ईयर में आए तो अप्रैल मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल का फुल मंथ का डिप्रिसिएशन लगा दिए, ठीक है, फिर मई में रिफंड कर दिए। अब बचे हुए 11 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना होगा ये देख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 904.16 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, 165.76 इतना डेप्रिसिएशन होगा। तो टोटल कितना बन जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन जो है 4-5 का हम लोग का बन जाएगा यहाँ पर 10.24 प्लस 165.76, टोटल करने से जितना आएगा उतना 10.24, तो ये आ रहा है हम लोग का 176 आ रहा है अप्रोक्स, ठीक है 176 आ रहा है। अगर क्वेश्चन में हमें कुछ मॉडिफिकेशन दे दे तो हमें ऐसा करना पड़ सकता है, अगर क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन दे दे तो हमें ऐसा करना पड़ सकता है। अब जैसे मैंने देखो 1 मई का बोला, अगर 1 मई के जगह 30 मई को अगर रिफंड हो रहा है, ठीक है मैंने यहाँ 1 मई दिखा दिया, अगर हम लोग मानते हैं कि 30 मई को रिफंड हो रहा है तो यहाँ पर 1 मंथ की जगह 2 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा, और यहाँ पर 11 मंथ की जगह 10 मंथ का हो जाएगा, और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, ये मॉडिफाई होने से तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर वो दोनों को ऐड करके तुम लोग को लिखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी चेंजेस दे सकता है। यहाँ बोला था कि जिस साल हम लोग रिफंड कर रहे हैं उस साल किसी भी तरीके का डिप्रिसिएशन लगाने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन आसान हो गया बल्कि, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोल देता कि 1 मई को रिफंड हो रहा है या 30 मई को रिफंड हो रहा है और बताओ कि हमारा 2004-5 तक कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, तो हमें इस तरीके से दिखाना पड़ता। तो यहाँ पर देखो मैंने ये वाला ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दे तो हमें इस तरीके का मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग देखो ये स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट वाला जितना भी था क्वेश्चंस, मुझे लगता है हम लोगों ने लगभग सारा ही कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला जो है ग्रांट के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला रिलेटेड टू रेवेन्यू। देखो इसमें क्या बोला है, बोला है कि अदर इनकम और डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू पर्पस पे हमें ग्रांट मिल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो देखो रेवेन्यू पर्पस पे अगर कोई ग्रांट मिल रहा है उसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये खत्म हो गया, लग रहा है देख लेते हैं। ठीक है हम यहाँ पर ओपन रखते हैं, समझाने में मुझे आसानी रहेगी। ये देखो
रिलेटेड टू रेवेन्यू, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? रेवेन्यू ग्रांट, रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है। देखो रेवेन्यू ग्रांट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि हमारे डे टू डे बिजनेस का इनकम या एक्सपेंसेस, ठीक है। रेवेन्यू इनकम यानी डे टू डे का इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस यानी डे टू डे का एक्सपेंस। तो बिजनेस में अगर कोई रेगुलर बेसिस का इनकम या एक्सपेंसेस है, उसके अगेंस्ट में अगर हमें ग्रांट मिल रहा है, नॉर्मली इनकम के अगेंस्ट में तो ग्रांट नहीं मिलेगा, एक्सपेंस के अगेंस्ट में ही ग्रांट मिलेगा। ग्रांट तो हमें किस चीज का मिलता है? हमारा कोई खर्चा हो रहा है, उसके लिए अगर हमें कोई सब्सिडी दिया जा रहा है। इनकम के अगेंस्ट में तो और सब्सिडी नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यू का हम लैंग्वेज का बात बता रहे हैं कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि हम लोगों का जो डे टू डे का इनकम या एक्सपेंसेस है उसे रेवेन्यू बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक कंपनी अगर अपने लेबर के वेलफेयर के लिए बहुत सारा जो है मतलब एक्सपेंस कर सकती है। जैसे मान लो कंपनी में लेबर लोग काम करते हैं, ठीक है, तो लेबर के भलाई के लिए ना कंपनी अलग अलग जो है मतलब स्कीम लेती है। जैसे मान लो कंपनी ने सोचा कि लेबर के वेलफेयर के लिए हम लोग मेडिकल फैसिलिटी देंगे, ये मैंने जस्ट एक स्कीम बोला, ठीक है। और भी बहुत सारा फैसिलिटीज हो सकता है जो कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज का बात कर रहे हैं। देखो मेडिकल फैसिलिटीज कंपनी देना चाहती है। अगर कंपनी सोच रही है हम अपने वर्कर लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज का जो है रखेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज रखेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए वो खर्चा होगा, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इनका मेडिकल फैसिलिटीज का जो खर्चा है वो कितना है? देखो पूरे साल में वर्कर लोगों के लिए सपोज 15 लाख है, ठीक है, 15 लाख पर एनम है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? अपने वर्कर लोगों के लिए ईयरली 15 लाख पर एनम मेडिकल फैसिलिटीज पे खर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये काम आप कर रहे हो बहुत ही अच्छा है, हम लोग आपको इसके ऊपर ग्रांट देंगे। गवर्नमेंट बोल सकता है कि हम ग्रांट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ग्रांट मिलने का जो भी कंडीशंस होगा वो इस केस में भी फुलफिल होना चाहिए, वो ऑलवेज होना चाहिए कि स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस रहेगा, अगर वो फुलफिल होता है तो ही गवर्नमेंट अप्रोच करेगा कि हाँ आपको ग्रांट देंगे। तो अब गवर्नमेंट बोल रहा है हम आपको ग्रांट देंगे 5 लाख रुपीस देंगे, ठीक है, एक साल के लिए। जैसे ये हम लोग का देखो ये रेवेन्यू है ना, तो ईयरली बेसिस पे ही होता है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है 15 लाख के अगेंस्ट में हम लोग 5 लाख का ग्रांट दे रहे हैं, मतलब एक साल का मेडिकल फैसिलिटीज के खर्चा के अगेंस्ट में एक साल के लिए ग्रांट दिया जा रहा है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख ये भी एक साल का ही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सिंपल देखो, क्योंकि हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है, ये कहां पर जाना चाहिए? तो देखो ये तो ट्रेडिंग आइटम है नहीं, तो ये हम लोग का कहां पर जाएगा? पीएल में जाएगा। तो पीएल में हम लोग खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे करके करेंगे, टू एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? मेडिकल एक्सपेंस। कितना है? 15 लाख, ये ऐसे लिख देंगे। और इनकम को कैसे लिखेंगे? बाई, यहाँ पर ये इनकम है ना, हमें अगर ग्रांट मिल रहा है, हम लोग का खर्चा जो है उसके अगेंस्ट में अगर हमें ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट हमारा इनकम है, तो इनकम बोल के हम लोग इसे रिकॉर्ड कर देंगे। और क्या इनकम है? गवर्नमेंट ग्रांट। तुम लोग चाहो तो बाई गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो। कितना मिल रहा है? 5 लाख मिल रहा है। या तो ऐसा ट्रीटमेंट करके दिखा सकते हैं, या फिर दूसरा और एक प्रेजेंटेशन का तरीका है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, दैट इज ये वाला। टू एक्सपेंस बोल के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15 लाख, और जिस वजह से एक्सपेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट में अगर हमारे पास कोई ग्रांट है, तो हम लोग अपने एक्सपेंसेस को उस ग्रांट से राइट अप करके दिखाएंगे, यानी लेस कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट जो हम लोग को रिसीव हुआ, दैट इज 5 लाख, यानी हम लोग का नेट एक्सपेंस कितना हो रहा है? 10 लाख। ऐसे करके दिखा सकते हैं, दोनों में से कोई भी है। और ये चीज तुम लोग जिन्होंने भी एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया है, या पहले किया है, या मेरे पास किया, या कहीं पर भी किया है, तुम लोग देख सकते हो वहां पर रहता है कि हमें ग्रांट मिला, ठीक है। एनपीओ है ना, तो एनपीओ वाले को ग्रांट मिलता है। देखोगे कभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लब को ग्रांट मिला, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्पोर्ट्स का एक्सपेंसेस जो है ग्रांट से उसको लेस करके दिखाते हैं। तो वो इसीलिए दिखाते हैं, ग्रांट मिला है हमें डे टू डे का एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, तो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखो लैंग्वेज के साथ हम तुम लोग को मैच करवाते हैं। क्या लिखा हुआ था रेवेन्यू ग्रांट के बारे में? क्या लिखा हुआ था? देखो लिखा हुआ था अदर इनकम और डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। हमें क्या करना है? हमें डिडक्शन करना है रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है उससे, ठीक है। ये देखो अदर इनकम बोल के दिखाएंगे और डिडक्शन करना है रिलेटेड एक्सपेंस से। देखो अदर इनकम बोल के दिखाएंगे
और रिलेटेड या फिर रिलेटेड एक्सपेंसेस से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं। ग्रांट को अदर इनकम दिखा सकते हैं या रिलेटेड एक्सपेंसेस से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं। ये चीज ही लिखा हुआ था, मैंने तुम लोग को यही वाला यहाँ पर ड्रॉ करके मतलब पूरा यहाँ पर पीएल को बना के दिखा दिया कि एक्चुअली लैंग्वेज हमारा बोल क्या रहा है। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब अगर इसका रिफंड करना पड़े, हो सकता है इसमें भी हम लोग कंडीशन को ऐड पर नहीं कर पाए, हमें रिफंड करना पड़ा, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो बोला है फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, तो इसके लिए मुझे दूसरा एग्जांपल चाहिए, सिर्फ इसी एग्जांपल से हम नहीं बता सकते कैसे होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं, जैसे मान लो मेडिकल फैसिलिटी will be provided for 5 years। ठीक है, जैसे कंपनी ने 1 साल का मेडिकल फैसिलिटी सोचा था, अब कंपनी सोच रही है कि हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स तक मेडिकल फैसिलिटी देंगे। ठीक है, अच्छा, अब गवर्नमेंट ने भी बोला ठीक है, तो हम लोग भी ग्रांट 5 साल के लिए दे देंगे। तो ग्रांट कितना होगा 5 साल के लिए? देखो, अगर 1 ईयर के लिए ग्रांट हम लोग का कितना है, 5 लाख है, हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 5 इयर्स के लिए ग्रांट कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 5 यानी 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, 25 लाख हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलेगा वो 25 लाख मिलेगा। अच्छा, अब क्या हम लोग ट्रीटमेंट करें? क्या हम लोग ऐसे दिखा दे इसको? क्या हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पीएल दिखा दी और यहाँ पर बाई इनकम बोल के दिखा देंगे 25 लाख, ये दिखा देंगे, और यहाँ पर टू एक्सपेंस बोल के दिखा देंगे। ये देखो, एक्सपेंस हम लोग पर ईयर कितना करने वाले हैं, 15 लाख, तो ऐसा अगर हम लोग 5 साल करेंगे तो 75 लाख ऐसे दिखा देंगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का, ये गलत ट्रीटमेंट है। ये रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू में हमें 1 ईयर का इनकम या एक्सपेंस दिखाने के लिए परमिशन होता है। ये एक्चुअल बेसिस पे जो हम लोग का फाइनल अकाउंट्स बनता है, हम लोग हमेशा 1 ईयर का ही दिखाते हैं, चाहे ट्रेडिंग का खर्चा बोलो चाहे पीएल का खर्चा बोलो, कभी भी हम लोग इसे पूरे इतने साल का नहीं दिखा सकते। ठीक है, वो तो फिक्स्ड एसेट का भी हम लोग नहीं दिखा सकते थे, फिक्स्ड एसेट तो रेवेन्यू नहीं होता है, फिर भी नहीं दिखा सकते, इसीलिए तो डेप्रिसिएशन को हर साल थोड़ा थोड़ा करके दिखाना पड़ता है। हम लोग डेप्रिसिएशन के थ्रू से एसेट का वैल्यू कितना यूज हो रहा है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब है कि हम लोग जो ग्रांट रिसीव कर रहे हैं वो 5 इयर्स के लिए किए हैं, जो ग्रांट रिसीव किए 5 इयर्स के लिए किए हैं, तो हर साल इस ग्रांट का यूज कितना होगा, 5 लाख करके होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये देखो 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 इयर्स करके हम लोग 5 लाख करके इनकम दिखा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस कितना दिखाएंगे, 15 लाख करके। मतलब ये या फिर यही ट्रीटमेंट को हमें लगातार 5 साल तक दिखाना है, या तो हमें ये या तो हमें ये, इस तरीके से पीएल को 5 साल तक दिखाना पड़ेगा। मतलब 5 साल तक जो हम लोग का पीएल बनेगा उसमें ये आइटम हम लोग का हर बार अपीयर करेगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे अपीयर करेगा। हम लोग एट ए टाइम में पूरा नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा हमारे पास परमिशन नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी इनकम को इस तरीके से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनकम को हमें 1 ईयर के लिए ही दिखाना पड़ेगा। मतलब ये 25 लाख को हम लोग एट ए टाइम नहीं दिखा सकते। ठीक है, अच्छा, अब इस बीच में अगर हमें रिफंड करना पड़ा तो क्या होगा, अब हम दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। हम 1 साल का यहाँ पर ट्रीटमेंट दिखाते हैं। मान लो हम लोगों का ये कंडीशन चल रहा है, तो हम लोग पीएल को कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग पीएल को ऐसे दिखा सकते हैं, कोई भी एक अप्रोच से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे बाई इनकम बोल के, बाई इनकम बोल के हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, और 2 एक्सपेंस बोल के हम लोग दिखाएंगे 15 लाख। और बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में हम लोगों ने जो ग्रांट रिसीव किया है ना, कितने का रिसीव कर रखा है, ग्रांट हम लोगों ने रिसीव कर रखा है 25 लाख का। ठीक है, तो 25 लाख में से हम लोग कितना राइट ऑफ कर चुके हैं, हम लोग यहाँ से ये देखो यहाँ पर यूज हो चुका है 5 लाख। ठीक है, तो हम लोग का बचा हुआ कितना ग्रांट दिख रहा है, 20 लाख दिख रहा है। ऐसे दिखेगा बैलेंस शीट में, ऐसे दिखेगा। ऐसे राइट ऑफ करना है, जैसे हम लोग फिक्स्ड एसेट को करते हैं, डिप्रिसिएशन दिखाते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि हम लोगों का 25 लाख के ग्रांट में से 5 लाख का हम लोगों का यूज हो चुका है। अब अगर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट बोल रही है मुझे रिफंड कर दो, आपने कुछ कंडीशंस जो है फॉलो नहीं किया है, अगर ऐसा होता है, अब अगर रिफंड का बात आ रहा है 1 साल बाद, रिफंड आफ्टर 1 ईयर, ऐसा कंडीशन हो गया है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज हमें रिफंड में देखना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारा कितना फंड में पड़ा हुआ है, 20 लाख। अब मान लो गवर्नमेंट चाहती है रिफंड आफ्टर 1 ईयर, फुल रिफंड चाहती है, सपोज की फुल रिफंड चाहती है, यानी 25 लाख का 25 लाख। तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या एंट्री करना पड़ेगा, वो लोग को ये एंट्री करना है, देखो यहाँ पर बता दिया। फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट। तो जो क्रेडिट, डेफर्ड मतलब क्या, जो फ्यूचर में क्रेडिट होते जाएगा, 25 लाख फ्यूचर में क्रेडिट होने वाला था, जिसमें से 5 लाख हम लोग डेबिट कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। अब डेफर्ड क्रेडिट कितना बचा है, 20 लाख। तो हम लोग को रिफंड करना है पूरा का पूरा 25 लाख का ग्रांट। तो हम लोग पहले इसको यूज करेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा, ऐसे होगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 20 लाख। फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड अमाउंट, ठीक है। फिर एक्सेस डेफर्ड क्रेडिट, एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल। और अगर हमारा पूरा नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें तो रिफंड करना पड़ेगा टू बैंक बोल के, कितना 25 लाख हम लोग के पास पहले से ही सेम ग्रांट में पड़ा हुआ है 20 लाख, लेकिन मुझे चाहिए 25 लाख। तो बाकी कहां से ड्रॉ करें, बोल रहे हैं बाकी पीएल से करो, पीएल से, प्रॉफिट से दो, अपने प्रॉफिट से देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 5 लाख, बैलेंस करके आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 20 लाख था, हमें 25 लाख का ग्रांट को रिफंड करना है, ग्रांट में ही 20 लाख पड़ा हुआ था, तो उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। और बाकी जो 20 लाख है, 20 लाख का यूटिलाइजेशन कर लेंगे। और बाकी जितना भी शॉर्ट हो रहा है, जितना भी कम हो रहा है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी कम हो रहा है उसे हमें दिखाना पड़ेगा, पीएल से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसे हमें पीएल से ड्रॉ करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो कि फर्स्ट यूटिलाइज अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एक्सेस ट्रांसफर टू पीएल। और यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो उसे कैसे लिखना पड़ेगा, अदर इनकम की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर हम लोग उसे रिलेटेड एक्सपेंसेस से माइनस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का रेवेन्यू नेचर का ग्रांट रिसीव होने से क्या होता है, उसका मैंने सिस्टम बता दिया कि कैसे होगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस पे ना एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं पहले। ये वाला तुम लोगों ने लास्ट दिन किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये वाला देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि सुप्रिया लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट 2500 लाख ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2001-2002 फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये ग्रांट कैसा है वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, ये तो फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं मिला है, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट नहीं है, और प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन और नॉन मॉनिटरी भी नहीं है। देखो ये मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन नॉन मॉनिटरी भी तो नहीं है। नॉन मॉनिटरी मतलब जब पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बोल तो रहा है कि पैसा मिला है। ठीक है, कितना मिला है, 2500, तो ये कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रोमोटर्स का कोई बात हुआ नहीं है इसमें, तो ये भी कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैंने यही दोनों पढ़ा है, तो इसी पे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट नहीं है, तो रेवेन्यू रिलेटेड ग्रांट है। कितना मिला है, 2500 लाख। द ग्रांट प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस फॉर इट्स यूटिलाइजेशन। और गवर्नमेंट ने बोल दिया है, रूल्स बता दिया है कि आपको इस ग्रांट को कहां कहां यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट यही बोलना चाह रहा है कि आपको ये ग्रांट दिया गया है अपने इंप्लॉइज को वेलफेयर के लिए, तो आप उसी में इसका यूटिलाइजेशन करना है आपको। However, during the year 2002-3, मतलब ग्रांट कब मिला, ग्रांट मिला 1-2 में। ठीक है, फिर 2-3 में इन्होंने क्या कर दिया, देखो, इट वाज फाउंड दैट कंडीशंस ऑफ ग्रांट वेयर नॉट कंप्लाइड विद एंड ग्रांट हैड टू बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट इन फुल। अब देखो यहाँ ग्रांट मिला था 2500 लाख, और गवर्नमेंट ने बोल भी दिया कि ग्रांट को कैसे यूज करना है। इन्होंने जरूर, ये सुप्रिया लिमिटेड ने जरूर कुछ गड़बड़ कर दिया है, जैसा कंपनी ने, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट ने बोला था वैसा फॉलो नहीं किया। तो गवर्नमेंट बोला वापस कर दो, 2500 लाख को रिफंड करो, फुल्ली रिफंड कर दो, ऐसा इन्होंने बोल दिया। अब बोल रहा है कि करंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, रेफरेंस टू AS 12, ये तुम लोग को बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ लैंग्वेज में बताना पड़ेगा कि हमें ट्रीटमेंट क्या करके दिखाना है।
तो देखो ट्रीटमेंट क्या करके दिखाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है कि हम लोग यही बोलेंगे कि अगर हमें ग्रांट मिलता है, ठीक है, AS12 के अकॉर्डिंग अगर हमें ग्रांट मिलता है रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर का ग्रांट, तो हमें उसे अदर इनकम दिखाना चाहिए या फिर रिलेटेड एक्सपेंसेस से हमें उसे लेस कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी कंडीशंस को वायलेट करते हैं, नहीं फुलफिल कर पाते हैं, तो वो ग्रांट हमें रिफंड करना पड़ सकता है और उसे हम लोग बोलेंगे ऑन दैट मोमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5 के अकॉर्डिंग हम लोग उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलेंगे, ठीक है। और उसको रिफंड करते वक्त हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पहले हमें अगर हमारे ग्रांट में कोई भी अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट है तो उसका यूज करेंगे, और जितना भी शॉर्टफॉल हो रहा है वो PL से लेना पड़ेगा। इस बात को तुम लोग को अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे आंसर दिया हुआ है, मैंने आंसर लिया हुआ है क्योंकि थियोरिटिकल है तो हम बता देते हैं यहाँ से पढ़ के। तुम लोग ये सब क्वेश्चन का आंसर कॉपी में जरूर लिखना, अपने से क्या होगा, हैबिट होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। कैसे लिखना पड़ता है क्वेश्चन, देखो 3 पैरा में हमें लिखना पड़ेगा। पहले पैरा में ये लिखना है कि ये क्वेश्चन किस एज को रिलेट करता है, जब एग्जाम में आएगा तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन हमारा AS12 का है। AS12 का पूरा नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम्स बिकम्स रिफंडेबल, गवर्नमेंट ग्रांट को हमें कभी कभी रिफंड करना पड़ सकता है बिकॉज सर्टेन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। अगर हम लोग कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो ए गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रिफंडेबल, जो गवर्नमेंट ग्रांट हमारे लिए रिफंडेबल बन गया है उसे हमें क्या ट्रीट करना है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इसे रिफंड कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को इस ग्रांट को ट्रीट करना पड़ेगा एज पर AS5 के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के। तो देखो मैंने ये सारी चीज को ही तुम लोग को छोटे छोटे लैंग्वेज में लिखवाया है, अब तुम लोग को उसमें सेंटेंस मेक करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये हो गया कि ये क्वेश्चन हमारा AS12 के अकॉर्डिंग है जहां पर रिफंड करने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट किया जाता है AS5 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या बोला है, द अमाउंट रिफंडेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू इज अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट। और जब रिफंड होगा तो कैसे होगा वो प्रोसेस बोल रहा है कि जब भी रिफंड करेंगे पहले ये चेक करना है कि ग्रांट में कितना अनएमोटाइज, मतलब जो अभी तक राइट ऑफ या यूज नहीं हुआ। और ये जो लैंग्वेज है ना, कुछ कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो हमें यूज करना चाहिए, अच्छा मार्क्स कैरी होता है। जैसे कि देखो डेफर्ड क्रेडिट, ठीक है, अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट, ये जो लैंग्वेज है ना ये यूज करो। इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स कुछ होता है जिसका यूज करने से हमारा क्वेश्चन लिखने का जो पैटर्न, मतलब आंसर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं अनएमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिमेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट, जितना उस ग्रांट में पड़ा हुआ है उसको पहले यूटिलाइज करो। उसके बाद टू द एक्सटेंट दैट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड्स एनी सच डेफर्ड क्रेडिट, जो डेफर्ड क्रेडिट बचा हुआ है उससे भी अगर हमारा रिफंडेबल अमाउंट एक्सीड्स हो जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और वेयर नो डिफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट द अमाउंट इज चार्ज इमीडिएटली टू प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में उसे चार्ज कर देना पड़ेगा। मतलब दोनों केसेस में ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया, देखो हम बताते हैं दोनों केसेस। यानी यहाँ पर मैंने अभी तुम लोग को क्वेश्चन दिखाया जहां पर मैंने बोला इनका क्या हो रहा है, इनको रिफंड करना है 25 लाख, लेकिन इनके पास कितना है 20 लाख है, तो इनको PL से 5 लाख लेना पड़ा। अब मान लो इनके पास था 20 लाख और कंपनी सॉरी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि रिफंड करो 15 लाख, तो ये कैसे फिर इसको ट्रीट करेंगे। अगर रिफंड 15 लाख होता तो हम लोग का एंट्री क्या होता, तब होता डेफर्ड ग्रांट डेबिट कितना हो जाता 15 लाख, टू हो जाता बैंक 15 लाख, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट है वो हम लोग का PL में क्रेडिट करना पड़ता, बाकी अमाउंट हम लोग को PL में क्रेडिट करना पड़ता, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, डेफर्ड ग्रांट पूरा 20 लाख से ही हम लोग डेबिट कर देते, टू बैंक बोल के 15 लाख और टू PL बोल के यहाँ पर 5 लाख दिखा देते, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर हमारा रिफंड जो है वो जो ग्रांट बचा हुआ है उससे ज्यादा है तो PL से लेना पड़ेगा। अगर हमारा रिफंडेबल अमाउंट अवेलेबल ग्रांट से कम है तो उसको PL में क्रेडिट करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था टू द एक्सटेंट, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है दैट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड्स एनी सच डेफर्ड क्रेडिट और वेयर नो डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट,
ठीक है, द अमाउंट इज चार्ज। अच्छा, और अगर डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब मान लो ये पूरा जीरो हो गया, तो क्या होगा, वो भी एक कंडीशन हो सकता है। मान लो हमारा ग्रांट का यूज पूरा पूरा यूज होने के बाद जीरो हो गया, तो कहां से लेना पड़ेगा, फुल अमाउंट चार्ज फ्रॉम पीएल। ये देखो, अगर पूरा जीरो हो गया है तो फुल अमाउंट चार्ज हो जाएगा पीएल से, पीएल टू बैंक बोल के हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन कब होगा, इफ full grant is utilized before refund। रिफंड के पहले अगर पूरा पूरा ग्रांट यूटिलाइज हो चुका है तो हमें पूरा अमाउंट पीएल से ही ड्रॉ करके देना पड़ेगा, यही बोला है। देखो ठीक है, ये चीज बोल रहा है कि पूरा अमाउंट हमें पीएल से ड्रॉ करके देना पड़ेगा। तो ये जस्ट तुम लोग को लैंग्वेज में ही बोलना है। फिर क्या बोला है यहाँ पर, ये देखो, ये तो एज 12 क्या बोल रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया क्या ट्रीटमेंट होता है। अब इन द प्रेजेंट केस द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट द अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड income in the books and excess if any will be debited to PL account of the company as an extraordinary item in the year 2023। जिस साल रिफंड होगा उस साल के पीएल से हमें एक्सेस अमाउंट जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर हमें लिख दिया है। ठीक है, अब इसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, इसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम के टाइम में क्या होगा, सही लैंग्वेज यूज करके लिख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर, ये तो मैंने बताया, देखो रेवेन्यू वाला बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला देखो, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का क्या होता है यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर का मतलब होता है नॉर्मली जो कंपनी का आइडिया, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका आइडिया जिसके दिमाग से आता है ना, उसी हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब जब कोई अपना एक नया बिजनेस करने जा रहा है तो उस केस में अगर स्टार्टिंग में ही, एकदम स्टार्टिंग में ही, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद नहीं, कंपनी बनने के बाद नहीं, कंपनी जब बन रही थी तभी अगर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया है, ठीक है, तो उस ग्रांट को बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मतलब हम लोग गवर्नमेंट को भी क्या मानेंगे, प्रोमोटर मानेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को भी क्या मानेंगे, प्रोमोटर मानेंगे, कि इनसे जो ग्रांट मिला है वो हमारा प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, these are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay, total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. In respect thereof. Example, central investment subsidy scheme. Capital subsidy. Investment in backward area. Investment in backward area.
देखो पहले जितना लिखा है उतना हम एक बार समझाते हैं। देखो क्या बोला मैंने कि अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले, जब स्टार्ट होने वाला था तभी गवर्नमेंट ने अगर हमें किसी तरीके का ग्रांट दिया है तो उसको बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मतलब गवर्नमेंट को भी हम लोग यहाँ पर प्रोमोटर मानेंगे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस शुरू होने के साथ साथ ही हमें जो है ग्रांट दिया है। देखो दीज आर गिवन विथ रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो अब शुरुआत में ही कोई पैसा देगा तो उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, पैसा दे या कुछ भी दे, ठीक है, किसी भी तरीके से पैसा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी हमें, देखो हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं तो हमें उसके पहले ही अगर पैसा मिल गया तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। तो बोल रहे रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एनी अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज टोटल कैपिटल आउटले। अब देखो क्या होगा, अगर बिजनेस शुरू होने के पहले ही हमें पैसा मिल रहा है तो हम लोग उसे बोलेंगे कि ये मेरा कैपिटल इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट हो गया जो मुझे गवर्नमेंट ने ग्रांट के तौर पे दिया। तो गवर्नमेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रोमोटर्स हो जाएगा। इस तरीके के ग्रांट को बोला जाता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर प्रोमोटर किसको मान रहे हैं, गवर्नमेंट को मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट एडेड है, देखो एंड नो रिपेमेंट इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ। अब इसका मतलब क्या है, क्या ये ग्रांट हमें कभी रिफंड नहीं करना पड़ेगा, नहीं, ये रिफंड नहीं है, ये रिफंड का बात नहीं हो रहा है। ऐसे ग्रांट भी हमें रिफंड करना पड़ सकता है अगर हम लोग कंडीशंस के साथ एक्ट पर नहीं हो रहे हैं। यहां पर बोला है रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। रीपेमेंट का मतलब जैसे जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। तो बदले में शेयर इशू करने का मतलब है पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक से पैसा लेके उनको इक्विटी शेयर होल्डर बनाना या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाना, या फिर डिवेंचर इशू करके डिवेंचर होल्डर बनाना। तो कंपनी को इन सभी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। कैसे, कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो डिवेंचर होल्डर को देती है इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे देती है, ईयरली भी दे सकती है, 6 मंथ्स के गैप में भी दे सकती है, 3 मंथ्स के गैप में भी दे सकती है, जैसा कंडीशन होगा इशू के टाइम पे ही कंपनी को बताना पड़ता है। मतलब रीपेमेंट करना पड़ रहा है जो लोन लिया है। और अगर कंपनी मान लो बैंक से भी लोन लेती है तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बैंक सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जोड़ के इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है, ईएमआई में पैसा लेता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड, और एक सर्टेन टाइम के बाद उनका कैपिटल भी रिफंड करना पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर इरिडीमेबल तो नहीं होता है कि लगातार चलता जाए, रिडीमेबल होता है। जैसे मान लो 5 साल का प्रेफरेंस शेयर था तो 5 साल बाद मेन जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होता है, इनको भी डिविडेंड देना पड़ता है। इनको रिपेमेंट तब करते हैं नॉर्मली जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, मतलब कंपनी बंद हो गई किसी वजह से, तो इनको पैसा मिल जाता है जो इन्होंने बिजनेस में लगाया था। बाकी रेगुलर तौर पे डिविडेंड मिलता है, इनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, लेकिन इनका फिक्स्ड है और इनका फिक्स्ड नहीं है। जब जितना होता है तब मिलता है, कम होता है कम, ज्यादा होता है ज्यादा। तो यहाँ पर रीपेमेंट का मतलब है कि कोई भी अगर मेरे बिजनेस में पैसा लगाता है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर के तौर पे हो, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर के तौर पे हो, तो मुझे उसको क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ रीपेमेंट मुझे उसे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट अगर मुझे ग्रांट दे रही है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन अगर वो हो रहा है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को मुझे शेयर इशू करना ही पड़ेगा या फिर फ्यूचर में इस ग्रांट के अगेंस्ट में कुछ मुझे उनको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैंने कंडीशंस फुलफिल नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो गवर्नमेंट रिफंड मांग सकती है। तो ये रीपेमेंट जो है ये रिफंड का बात नहीं हो रहा। रीपेमेंट का मतलब है कि कुछ देना, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, प्रेफरेंस वाले को फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर ग्रांट किस बात का, क्योंकि वो तो हमें खुश होकर गवर्नमेंट दे सकती है कि आप बैकवर्ड जगह पे, बैकवर्ड एरिया पे फैक्ट्री लगा रहे हो, ठीक है, हम आपके बिजनेस में, आपका अगर प्रोजेक्ट है 10 करोड़ का तो 2 करोड़ हम लोग देंगे, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट हमें इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी। अब पूरा करेगी कम करेगी, 80% 30%, ऐसा ही बोल सकती है कि आपका प्रोजेक्ट का जो भी वैल्यू है 10% हम लोग देंगे स्टार्टिंग में ही। तो अगर हम लोग बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें गवर्नमेंट के तौर से इस तरीके का कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। या फिर सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के अंडर भी हमें कैपिटल सब्सिडी मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो लिख के दिखाते हैं। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज
कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है ना, ये तो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल मिल रहा है हमें, तो ये ऑब्वियसली कैपिटल नेचर का है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिजर्व। जैसे इसके पहले वाला रेवेन्यू नेचर का था, तो हम लोग इसे क्या ट्रीट कर रहे थे, रेवेन्यू रिजर्व बोल के, ठीक है, मतलब रेवेन्यू रिजर्व नहीं, सॉरी, उसे हम लोग रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर रहे थे, मतलब डे टू डे का इनकम की तरह, और ये जो है इसे हम लोग कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखना है, एंड treated as part of shareholders fund, ठीक है, and treated as part of shareholders fund, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। देखो अब शेयर होल्डर्स फंड में क्यों हमें इसे दिखाना है, क्योंकि देखो शेयर इशू करने से जैसे हमारे पास कैपिटल आता है, जैसे बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि शेयर इशू करके हम लोग फंड जुगाड़ कर रहे हैं, सोर्सेस ऑफ फंड की तरह काम होता है हमारा। तो वैसे यहाँ पर भी ये भी तो हमारा सोर्सेस ऑफ फंड हो गया, बिजनेस करने के पहले हमें जो इन्वेस्टमेंट करना था, जो कैपिटल का जरूरत था, वो हमें गवर्नमेंट से मिला, तो treated as capital reserve and treated as part of shareholders fund. These can't be distributed as dividend or considered as deferred income. Considered as deferred income. अब इसका मतलब समझो, देखो बोल रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम लोग का कैपिटल रिजर्व है, ठीक है, मतलब जो रिजर्व हमें डे टू डे के अर्निंग से नहीं मिला है, तो इसीलिए से हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड जैसे होता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है क्या, ये देखो शेयर होल्डर्स फंड अगर कभी देखे वो बैलेंस शीट में, उसके अंदर मेनली दो ही चीज आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व सरप्लस के अंदर अलग अलग तरीके का रिजर्व आ सकता है, जनरल रिजर्व, पीएल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अलग अलग रिजर्व आ सकता है जो भी कंपनी मेंटेन कर रही है, तो इसी के अंदर इसे दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग शेयर इशू करके कैपिटल का जुगाड़ कर रहे हैं, वैसे ही गवर्नमेंट हमें कैपिटल का जुगाड़ करके दे रही है, इसीलिए ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड के अंडर आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको हम लोग डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिविडेंड कहां से दिया जाता है, बिजनेस हर साल जो अर्निंग कर रहा है, यानी रेवेन्यू अर्निंग जो तुम लोग टू नेट प्रॉफिट लिखते हो, वहां से कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउ है। डे टू डे के बिजनेस इनकम से एक एक साल का जो इनकम होगा वहां से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। कंपनी कभी भी कैपिटल रिजर्व या फिर किसी और जगह से, मतलब फ्री रिजर्व से डिविडेंड दे सकती है। जैसे देखो जनरल रिजर्व, पीएल, ये इस तरीके के जो फ्री रिजर्व नहीं है, इसे बोलते हैं फ्री रिजर्व नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व वगैरह फ्री नहीं होता है। फ्री नहीं होने का मतलब है कि इसे हम लोग कहीं भी चाहे तो यूज नहीं कर सकते हैं, इस पे रेस्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड इतना समझो कि डिविडेंड कहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर साल जो प्रॉफिट जनरेट होता है उससे डिविडेंड दे सकते हैं जितना देना है, और अगर हम लोगों ने जो रेट डिक्लेयर किया है वो कम पड़ता है तो फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। फ्री रिजर्व का मतलब जिस रिजर्व के आगे कोई नाम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे जनरल रिजर्व, जहां भी जरूरत पड़ा यूज करो, पीएल, ये सब होता है फ्री रिजर्व। या फिर डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व होता है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनाया जाता है, उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए। क्यों, क्योंकि ये तो देखो गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि आप बैकवर्ड एरिया में बिजनेस कर रहे हो, आपको हम सपोर्ट करेंगे, या फिर आप अच्छा कोई बिजनेस कर रहे हो, हमें आपका प्रोजेक्ट पसंद आया, आपको हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करें, मतलब कंपनी क्या करी, उस पैसा लेके शेयर होल्डर वगैरह को डिविडेंड बांट रही है, तो शेयर होल्डर तो खुश हो जाएंगे कि हमें डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन पैसा तो डिविडेंड बांट के, ये तो गलत है ना। डिविडेंड आप बांटो ना, आप बिजनेस करके प्रॉफिट जनरेट करके डिविडेंड बांटो, आपने प्रॉफिट खुद से जनरेट किया ही नहीं, गवर्नमेंट से आपको पैसा मिला तो बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस को अच्छे से बनाने के लिए, आप वो पैसा झूठ मूठ का बोल रहे हो कि मेरे बिजनेस का पैसा है, क्योंकि डिविडेंड बांटने का मतलब सभी को लगेगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन ये कंपनी का प्रॉफिट का पैसा थोड़ी है, कंपनी ने मेहनत नहीं किया, दूसरे का पैसा बांट रहे हो, ये तो गलत बात है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप डिविडेंड इस पैसे से नहीं बांट सकते हो। डिविडेंड कहां से बांटोगे, जो आपने मेहनत करके कमाया वहां से बांट सकते हो। डिविडेंड कभी भी ये जो मिला हुआ पैसा है ग्रांट से नहीं बांट सकते हो, ठीक है। तो पहला बात बोला कि इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरा,
इसे हम लोग डेफर्ड इनकम भी नहीं दिखा सकते। मतलब डेफर्ड इनकम नहीं दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये है, देखो अगर हम लोग बोलेंगे कि डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, हम लोग बोलेंगे हम लोग डेफर्ड इनकम दिखाएंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं बाई इनकम बोल के। मान लो हम लोग को ग्रांट मिला है 30 लाख का, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग उसे 5 इयर्स में डेफर्ड कर रहे हैं, मतलब 6 लाख करके हर बार हम लोग इनकम दिखाएंगे। अब अगर हम लोग इनकम इधर दिखाते हैं 6 लाख, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ जितना भी एक्सपेंस क्यों ना हो, अगर हम लोग यहाँ पर बाई जीपी के अलावा, देखो ये मैंने कंपनी अकाउंट्स का स्ट्रक्चर लिया नहीं है, मुझे पता है, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर अलग है, कंसेप्ट तो एक ही है। ग्रॉस प्रॉफिट जो हो रहा है हो रहा है। अब एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उससे डिविडेंड बांटना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने इनकम को, जो हमारा ग्रांट मिला है उसको डेफर्ड कर दिया। डेफर्ड मतलब हम लोग 6 लाख करके 5 साल तक इस इनकम को पीएल में दिखाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर से हम लोग यहाँ पर जब डिविडेंड बांटेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट से तो डिविडेंड बांटना अलाउड है, तो इसका इंपैक्ट फिर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसका इंपैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ना तो डायरेक्टली इससे हम लोग डिविडेंड बांट सकते हैं, ना तो इसे हम लोग डेफर्ड इनकम दिखा के बांट सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऐसे कर सकती थी, इसीलिए लॉ लाया गया। कंपनी ऐसा, ये जो है ये चालबाजी हो गया, ठीक है, ये गलत बात है। कंपनी बोल रही है ठीक है, मुझे तो बोल रहा है डायरेक्टली मत बांटो, नहीं बांटेंगे, हम इसको डेफर्ड इनकम दिखा देंगे और दिखाएंगे कि मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और हम इससे डिविडेंड बांटेंगे ताकि मेरा शेयर होल्डर खुश हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, इसीलिए लॉ में साफ साफ लिख दिया है, ना तो आप इसको डायरेक्टली डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना तो डेफर्ड इनकम दिखा के झूठ मूठ का प्रॉफिट कुक करके, ठीक है। ये है फॉल्स प्रॉफिट, ये 6 लाख मेरा प्रॉफिट नहीं, ये जरूर मेरा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट से एक्सपेंस लेस करने के बाद जो बचेगा उसको बांटो ना डिविडेंड के तौर पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रांट का मिला हुआ पैसा इनकम दिखा के फिर यहाँ पर, क्योंकि ये इनकम है नहीं, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मिला है, इसीलिए अलाउड नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और उसको बांटेंगे, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि कंसेप्ट समझ में आया प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का। अब इसके अगेंस्ट में एंट्री भी लिख देते हैं। देखो इस कंसेप्ट में एंट्री हम लोग का क्या होगा, जब हमें ग्रांट मिलेगा तो हम लोग लिखेंगे बैंक टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि मैंने पहले ही दिखाया है कि इसको हमें कैपिटल रिजर्व ट्रीट करना है, बीइंग ग्रांट रिसिप्ट। और अगर रिफंड करना पड़ रहा है तो उस केस में लिखेंगे रिवर्स एंट्री, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। देखो जस्ट इसका ऑपोजिट लिखना पड़ेगा, बीइंग रिफंड ऑफ ग्रांट, बीइंग रिफंड ऑफ ग्रांट। अगर हमें ग्रांट को रिफंड करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम तुम लोग को दिखा देते हैं, मैंने यहाँ पर जो बनाया था ये वाला, उसमें भी सेम चीज ही लिखा हुआ है। ये देखो, ये जो समरी बनाया था, देखो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या लिखा था मैंने, इसको ट्रीट करना है कैपिटल रिजर्व के तौर पे, कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड नॉर कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम। ना तो ये हम लोग डेफर्ड इनकम बोल के पीएल में दिखा सकते हैं, ना तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया और हमें रिफंड करना पड़ा तो क्या एंट्री होगा या फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो क्या बोला है, रिड्यूस कैपिटल रिजर्व, तो जितना रिफंड करना पड़ेगा उतने से कैपिटल रिजर्व को रिड्यूस कर दो, जितना रिफंड करना पड़ेगा उतने से कैपिटल रिजर्व को रिड्यूस कर दो, ये चीज बोला है। तो मैंने देखो वही दिखाया है, कैपिटल रिजर्व को रिड्यूस कर देंगे जितना से हमें रिफंड, अगर फुल होगा तो फुल, पार्ट होगा तो पार्टली दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का रिफंड, ये प्रोमोटर्स वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और एक पॉइंट दिखाते हैं, देखो और एक स्पेशल पॉइंट है वो बताते हैं, फिर ये वाला बताएंगे नॉन मॉनिटरी। और एक स्पेशल पॉइंट है, देखो यहाँ पर ग्रांट रिसीवेबल, ग्रांट रिसीवेबल as compensation for expenses or losses। ये मैंने वहां समरी में नहीं लिखा है, लेकिन ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, ये भी देख लो। बोल रहा है कि अगर हमें ग्रांट मिलने वाला है या मिल गया है, ठीक है, रिसीवेबल हुआ है एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर कोई कंपनी का
बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहा है तो गवर्नमेंट को अगर ठीक लगे तो उनको कंपेंसेट कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो पॉइंट बोल रहा है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स दैट आर रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर expenses or losses, expenses or losses incurred in a previous accounting year, incurred in a previous accounting year accounting period लिख दो, accounting period for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise with no further related cost, with no further related cost, इसका मतलब भी समझा देंगे, पूरा ही लाइन एक बार हम समझा देंगे, कॉमा should be recognize लिखो, ठीक है, should be recognized and disclosed in PL of the period in which they are receivable. और receivable, comma, as an extraordinary item. हम समझा देते, पूरा पॉइंट एक बार समझा देते। देखो ये जो स्पेशल पॉइंट था, ये मैंने क्या लिखा है कि ये कैसा ग्रांट है। देखो ये ना तो फिक्स्ड एसेट के लिए मिल रहा है, ना तो हमें डे टू डे का खर्चा पे करने के लिए मिल रहा है, ना तो हमें बिजनेस शुरू करने के पहले मिल रहा है, ना तो ये हमारा कोई नॉन मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमें मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन ही मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? अगर कोई बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग चल रहा है तो गवर्नमेंट को अगर ठीक लगे, उनको अगर जस्टिफाइबल लगे, तो वो क्या कर सकती है, उस कंपनी का लॉसेस को राइट अप करने के लिए ग्रांट दे सकती है। गवर्नमेंट ग्रांट दैट आर रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन ए प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एंटरप्राइज विथ नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट। अब नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो बोल रहा है नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट, बोल रहा है कि मान लो एक कंपनी का लगातार 5 साल से लॉस ही लॉस होते जा रहा है। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा है, ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, इसको सपोर्ट करते हैं, इसके लॉस को राइट अप करने के लिए हम लोग इमीडिएटली फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट क्यों दिया गया है? प्रीवियस लॉसेस को राइट अप करने के लिए या प्रीवियस एक्सपेंसेस को राइट अप करने के लिए, ना कि फ्यूचर के किसी कॉस्ट को पे ऑफ करने के लिए। अगर फ्यूचर के कॉस्ट को पे ऑफ करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लॉस मेकिंग हो वो कैसे पता चल रहा है? पास्ट को देख के पता चल रहा है, थोड़ी ना फ्यूचर को देख के पता चलेगा। क्योंकि आपने पास्ट में लॉस किया है इतना सारा, तो आप उसको राइट अप करने के लिए इस ग्रांट को आप ले सकते हो, लेकिन फर्दर रिलेटेड कॉस्ट को राइट अप करने के लिए नहीं ले सकते हो, ठीक है, विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट। इसके आगे जो भी फर्दर रिलेटेड कॉस्ट होगा उसको पे ऑफ करने के लिए हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है
should be recognized and disclosed in PL of the period in which they are receivable। और इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? रिकॉग्नाइज्ड का मतलब रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड करेंगे या फिर कैसे डिस्क्लोज करेंगे? बोल रहा है कि पीएल में दिखाओ, जिस पीरियड में हम लोग उस ग्रांट को रिसीव कर रहे हैं या रिसीव कर चुके हैं या रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो तुम लोग पीएल में तो एक्रूअल बेसिस पे ही बनाते हो ना, सैलरी पे कर दिए तो भी दिखाते हो टू सैलरी, अगर पेबल है तो दिखाते हो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारा ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। वैसे ही हम लोग जिस साल इस अमाउंट को रिसीव करने वाले हैं या रिसीव कर चुके हैं, उसी साल के पीएल में हम लोग इसे दिखाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के तौर पे। मतलब कैसे दिखाया जाएगा? ये पीएल जो है यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पर नाम लिख के दिखाएंगे, ये हमें मिला है गवर्नमेंट ग्रांट एज ए कंपेंसेशन। ठीक है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। और ये इसका नाम क्या होता है? इस तरीके की इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, क्योंकि ये इनकम कैसा है, ना तो बिजनेस कोई फिक्स्ड एसेट बेच के मिला है, ना तो डे टू डे का बिजनेस करके मिला है, ये अलग ही चीज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर तुम लोग को याद है तो मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एग्जाम्पल दिया था, जैसे में इंश्योरेंस क्लेम मिल गया या फिर कहीं पर फ्लड वगैरह आया, उसके अगेंस्ट में अगर हमें गवर्नमेंट से कोई कंपेंसेशन मिला, ठीक है, जहां पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन था वहां फ्लड आने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, सबको गवर्नमेंट कंपेंसेशन देती है ना, कुछ नेचुरल कैलेमिटी वगैरह होता है तो वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ट्रीट करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्पेशल पॉइंट कि अगर गवर्नमेंट का ग्रांट हम लोग रिसीव कर रहे हैं एज ए कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट लिखवाएंगे, लास्ट पॉइंट, जो कि है डिस्क्लोजर। इस अकाउंट इस एएस को, एएस 12 के लिए क्या क्या डिस्क्लोजर का जरूरत होता है वो लिखवा देते हैं। देखो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या डिस्क्लोजर का जरूरत होता है। पहला, द अकाउंटिंग पॉलिसी, द अकाउंटिंग पॉलिसी adopted for government grant, including the method of presentation in the financial statement, in the financial statement। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर क्या है? एस 12 का हम लोग जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, मतलब हम लोग कौन सा पॉलिसी ले रहे हैं वो तो डिपेंड करता है ना। देखो, पॉलिसी किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस वजह से ग्रांट ले रहे हैं, तो किस वजह से ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी ले रहे हैं, उसमें क्या मेथड फॉलो करें, मेथड 1, मेथड 2, तो ये सब चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, दूसरा, द nature and extent of government grant recognized in the financial statement, including grant of नॉन मॉनिटरी एसेट। ये बताएंगे, ये बताया नहीं है मैंने भी, नॉन मॉनिटरी वाला, नॉन मॉनिटरी एसेट्स गिवन एट ए कंसेशनल रेट और फ्री। ठीक है, अच्छा देखो, ये डिस्क्लोजर लिखवाया मैंने। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया? अकाउंटिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे हैं ग्रांट के लिए, इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसका प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा होगा, जैसे लेस करके लिखना है, किधर लिखना है, लाइबिलिटी में दिखेगा, एसेट में, जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स फंड में दिखेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ क्या दिखेगा, क्यों दिख रहा है, कौन सा पॉलिसी हम लोगों ने लिया है, कौन सा मेथड हम लोगों ने लिया है, सारी चीज को क्लियर कट हमें
डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें ये बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है वो कैसे नेचर का है, मतलब कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है या फिर कुछ और है, वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज, और हमें उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ग्रांट ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट गिवन एट ए कंसेशनल रेट और फ्री। और हमें अगर कुछ नॉन मॉनिटरी एसेट मिल रहा है जो कि कंसेशनल रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब वो क्या है, देखो ये वाला, देखो ये पॉइंट यहां से बता देते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है। अगर हम लोगों ने कोई नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया है, अब ये कैसे पॉसिबल है कि ग्रांट भी मिला लेकिन नॉन मॉनिटरी, कैसे? जैसे मान लो हम लोगों को एक एसेट खरीदना है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप एसेट मार्केट से मत लो, हमारे पास ऐसा एसेट है, आप लेके चले जाओ, ठीक है। तो कैसे लेके जा सकते हैं, कंसेशनल रेट पे भी हो सकता है। जैसे मान लो 70 लाख का फिक्स्ड एसेट था, ठीक है, अब गवर्नमेंट बोल रही है आप आओ, आके इस एसेट को 30 लाख में लेके जाओ, ठीक है, तो कंसेशनल रेट में हमें मिल गया। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसा दिया? नहीं, तो ये नॉन मॉनिटरी हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया। हमें क्या किया, हमें रिक्वायर्ड जिस एसेट का था उसी को हमें कम में दे दिया, कंसेशनल रेट में दे दिया। अब हम लोग एंट्री क्या करेंगे अपने बुक्स में, फिक्स्ड एसेट टू बैंक बोल के 30 लाख का दिखा देंगे, ठीक है। तो हमें ये जो डिस्क्लोजर है यही बोल रहा है कि अगर हमें कुछ नॉन मॉनिटरी ग्रांट भी मिल रहा है, कंसेशनल रेट पे हो या फ्री पे हो, तो उसका भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कि हम लोग गए थे 70 लाख का एसेट खरीदने, हम लोग उसको 30 लाख में लेके आए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें वो सस्ते में दे दिया, ठीक है, पैसा नहीं दिया, चीज ही हमें सस्ते में दे दिया, इसीलिए नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ये बोल सकता है आपको ये जो एसेट चाहिए आप आओ लेके जाओ, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये क्या है, हमारी तरफ से ग्रांट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्यों देती है, उनको अगर लॉजिकल लगता है, जस्टिफाइबल लगता है, वो देती है, ऐसे ही तो नहीं देती है। जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल करेगा कोई तो ही मिलेगा। तो नॉमिनल वैल्यू में लेकिन हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो अगर हमें कोई चीज फ्री में मिल रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में मिल सकता है, लेकिन अगर हमें अपने अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करना है तो वो तो जीरो वैल्यू में तो कुछ रिकॉर्ड होता नहीं है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जीरो के साथ तो अकाउंटिंग एंट्री होता नहीं है। तो नॉमिनल वैल्यू का मतलब हम लोग उसे 1 रुपीज से शुरू करके जितना भी हमें ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें जो वैल्यू ठीक लगे नॉमिनल वैल्यू पे हम लोग उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कम से कम वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, हमारा जीरो बैलेंस डिडक्ट हुआ है, लेकिन हमारे पास चीज आ गया फ्री में मिला, तो हम लोग उसे चाहे तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे नहीं, हमें कुछ ना कुछ एक नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ये एसेट हमारे पास है। तो रूल्स ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप उसको एक नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पर वही दिखा रहा है, the nature and extent of government grant recognized in the financial statement including grant of non-monetary asset given at a concessional rate or free। अगर हमें concessional rate या free में मिल रहा है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा, उसके बारे में सारी चीजों को डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का जितना भी मतलब जो थियोरिटिकली पॉइंट था जिसके बिहाफ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन तो देखेंगे कितना सारा बाकी वो देखते बता देते हैं। अब जो भी बाकी है थियोरिटिकली बाकी है, देखो देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग का बाकी है। ये वाला हम लोगों ने पहले दिन ही कर लिया था, इलास्ट्रेशन 1 इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 देखो ये वाला, इस यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, यानी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब ये कैसे समझ में आया, देखो हम बता देते हैं। यहाँ पर मेनली हमारा 4 तरीका होता है ग्रांट मिलने का, ये देखो मेनली हम लोग का 4 तरीका होता है, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड एसेट, तो हमें यहाँ पर फिक्स्ड एसेट नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाने के लिए ग्रांट मिला है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस पे करने के लिए भी नहीं मिला है, और ये हमारा नॉन मॉनिटरी भी नहीं है। तो फिर क्या है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। और उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था, बैकवर्ड एरिया में हम लोग बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किए, फैक्ट्री लगाया जाएगा, उसके पहले ही 8 करोड़ का ग्रांट मिल गया, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। बोलो क्या ये सही किया है कंपनी ने, इसमें से कंपनी ने 2 करोड़ डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बोलो क्या ये करेक्ट ट्रीटमेंट है कि रॉन्ग? मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है आगे क्या बोला है, फिर भी तुम लोग बोलो क्या ये लाइन सही है?
मतलब क्या इन्होंने अगर ऐसा किया है सही किया है कि गलत किया है? बोलो सही किया है कि गलत किया है? अभी तो इतना सारा इस पे मैंने बताया कि अगर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसका लॉजिक भी तो मैंने बताया। डिविडेंड तो डे टू डे के इनकम से होता है। बिजनेस को शुरू करने के पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा मिला है, क्या उससे हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या ये सही है कि गलत है? अभी बहुत सारा चीज बोला मैंने इस पे ना। हाँ ठीक बोले सर, करा जाबे ना, नहीं कर सकते। ठीक है, तो संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, और इसके बाद और एक चीज भी नहीं मिला। एक तो ये गलत कर रखा है इन्होंने, फिर बोल रहा है संतोष लिमिटेड जो कंपनी है इनको स्टेट गवर्नमेंट से फ्री में लैंड मिला है। ठीक है, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज बीन स्पेंट। अब ये बोल रहे हैं इसको हम जो है क्योंकि मुझे फ्री में मिला है, हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बोल रहा है एस 12 के अकॉर्डिंग क्या दोनों ट्रीटमेंट सही है कि गलत है? देखो ये पहला वाला तो तुम लोगों ने बता दिया, नहीं डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब अगर किसी चीज को इन्होंने फ्री में रिसीव किया है तो ये बोल रहा है कि क्योंकि मेरा पैसा नहीं गया तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या ये सही बोल रहा है? ये ट्रीटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है? अभी अभी बोला लास्ट पॉइंट, बोलो करेक्ट है कि रॉन्ग है? बोलो, अभी तो बोला। देखो अगर हमें फ्री में भी मिल रहा है तो फिर भी हमें उसे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना। अभी तो मैंने रिक्वायरमेंट दिखाया, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी है तो उसे हमें नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें फ्री में मिला है रिकॉर्ड नहीं करेंगे ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। तो दोनों का दोनों ट्रीटमेंट ही क्या है? गलत है। देखो प्रोविजंस तो तुम लोग को याद रखना ही पड़ेगा। देखो आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर मैंने आंसर ले रखा है। देखो बोल रहा है एज पर एज 12, आंसर बड़ा ही आसान है, तुम लोग को पॉइंट समझना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हम इतना सारा चीज बोल रहे हैं। देखो उससे रिलेटेड ही है ना। एज पर एज 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द सेम। पहला पॉइंट तो ये है, जिस बात के लिए आपको ग्रांट मिला है आप उसी पे से यूज करो। फैक्ट्री बनाने के लिए मिला तो आप डिविडेंड बांट रहे हो, गलत है। So the grant received for setting up factory is not available for distribution of dividend. Simple सा आंसर है। ठीक है, फिर सेकंड केस में देखो, even if the company has not spent money for acquisition of land, इनको लैंड फ्री में मिला, इनको कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ए नॉमिनल वैल्यू। फिर भी लैंड को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ एलिमेंट्स ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट एज पर एस 12। तो एस 12 के अकॉर्डिंग ये जो ट्रीटमेंट ये कर रखा है संतोष लिमिटेड, ये गलत कर रखा है। ठीक है, ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो देखो प्रोविजंस तो याद रखना ही पड़ेगा। अभी अभी तो बोला, देखो अभी अभी भूल जाओगे तो बाद में तो कैसे याद रखोगे? अभी तो इतना सारा चीज पता है। इलास्ट्रेशन 3 हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो हम इसको नोट डाउन करते हैं कि हम लोग इसके बाद इलास्ट्रेशन 3 कर चुके हैं। ठीक है, अब तुम लोग को क्या करना है, इसको लिख लेना है अपने कॉपी में। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इलास्ट्रेशन 3 हो गया, चलो इलास्ट्रेशन 4। अच्छा, इलास्ट्रेशन 4 में क्या बोला है देखते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 4 में बोल रहा है कि कंपनी एक्स रन्स ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, it incurs salary of doctor staff etc to the extent of 30 लाख पर एनम। अब देखो चैरिटेबल है इनका जो हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में जो स्टाफ और डॉक्टर्स काम करते हैं इसके लिए इनको 30 लाख पर एनम का जो है खर्चा आता है। एज ए सपोर्ट द लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स ए लमसम पेमेंट ऑफ 90 लाख टू मीट द सैलरी एक्सपेंस फॉर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years। अब देखो ये लोग चैरिटेबली हॉस्पिटल को चलाते हैं, मतलब जो भी पेशेंट आते हैं उनसे कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए इन्हें जो भी काम कर रहे हैं यानी कि डॉक्टर और जो स्टाफ है उनको तो पेमेंट करना पड़ रहा है। तो फिर कंपनी एक्स का ये अच्छा काम देख के गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको सपोर्ट किया, बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों का फ्री में जो है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन आपका तो खर्चा होता है ना, क्योंकि डॉक्टर्स आप फ्री में कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर्स तो फ्री में नहीं कर रहे, डॉक्टर अपना सैलरी लेते हैं क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, स्टाफ अपना सैलरी लेते हैं। आपका इच्छा है कंपनी एक्स का कि आप फ्री में करो, लेकिन आपका जो खर्चा होता है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग आपको सपोर्ट देते हैं कि आप अपना ये जो खर्चा है ना इसको पे करने के लिए हम आपको 5 साल के लिए
90 लाख दे रहे हैं, मतलब 5 साल का खर्चा पे करने के लिए आपको 90 लाख का सपोर्ट दे रहे हैं। अब हमें क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट ईयर इफ द ग्रांट इज सोल्ड सेपरेटली अदर इनकम एंड डिडक्टेड अगेंस्ट द सैलरी ऑफ कॉस्ट। हमें बोला है कि एंट्री पास करके दिखाओ, अगर हम लोग इसे सेपरेटली अदर इनकम दिखाते हैं तो क्या होगा, और अगर सैलरी के अगेंस्ट पे डिडक्ट करते हैं तो क्या होगा। देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 4। देखो सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट ए का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हम लोग इसे अदर इनकम दिखाते हैं जो हमें मिला, तो सबसे पहले ग्रांट रिसीव करेंगे तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक टू डेफर्ड इनकम। ठीक है, ये हाँ पहले बोलो ये कौन से नेचर का है, ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट के लिए नहीं मिला, ये हमारे डे टू डे का एक्सपेंसेस, क्योंकि हर साल ही हमें स्टाफ को सैलरी और डॉक्टर को सैलरी देना पड़ता है। सैलरी तो मंथली देते हैं लेकिन ईयरली वो खर्चा निकालते हैं, तो ये हम लोग का रेवेन्यू आइटम हो गया। ना तो ये फिक्स्ड एसेट के लिए मिला है, ना तो ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, ना तो ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, सॉरी नॉन मॉनिटरी कंपेंसेशन है, ये हम लोग का रेवेन्यू रिलेटेड आइटम है। तो पहले ग्रांट ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम बोल के, डेफर्ड इनकम या डेफर्ड ग्रांट बोल के दिखा सकते हैं। 90 लाख का हमें ग्रांट मिल गया, 90 लाख का, तो इसमें लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड ऑफ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा अब इस ग्रांट को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा पहला ट्रीटमेंट क्या बोला है वो देख लेते। पहले हमें बोला है अदर इनकम दिखाना है, तो हम लोग पीएल में दिखाएंगे इस इनकम को। तो कैसे दिखाएंगे, देखो हम लोग पहले अपना एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या होगा, सैलरी एक्सपेंस टू बैंक। हर साल हम लोग का जितना खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है सैलरी का, 30 लाख, तो यहाँ पर लिख दिया 30 लाख। अच्छा अब हम लोग जब एक्सपेंस दिखाएंगे तो उसे कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम। कितना दिखाएंगे, अब देखो ये हमें 90 लाख मिला है, कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, तो पर ईयर हम लोग कितना इनकम दिखा सकते हैं, 18 लाख करके। ये देखो कैसे दिखाएंगे, 90 लाख को हमें 5 साल के लिए मिला है, तो पर ईयर हम लोग कितना दिखा सकते हैं, 18 लाख, तो यहाँ पर दिखाएंगे 18 लाख। अच्छा इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग ईयर 1 ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज इन पीएल, रिकॉग्नाइज इन पीएल। ठीक है, फिर ऐसे दिखा सकते हो, और एक एंट्री हो सकता है अदर इनकम टू पीएल, इसके बाद और एक एंट्री भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अदर इनकम टू पीएल, अदर इनकम डेबिट टू पीएल, अदर इनकम डेबिट टू पीएल, ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये पीएल में ट्रांसफर कर सकते हो, 18 लाख 18 लाख। देखो मेन हम लोग का कितना एंट्री हो गया, 1 2 3 4 एंट्री हो गया। अब हम दिखाते हैं, देखो ये मैंने तुम लोग को कहाँ सिखाया था, आज ही सिखाया है, ये देखो ऐसा नहीं है, ये देखो नया कुछ नहीं किया। इनकम इधर दिखाएंगे, एक्सपेंस उसके अगेंस्ट में इधर दिखाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ ग्रांट का ट्रीटमेंट करने बोला, एक्सपेंस भी मैंने दिखा दिया। तो ये देखो पीएल टू सैलरी मतलब पीएल टू एक्सपेंस और इनकम टू पीएल, ये होना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने वही वाला ट्रीटमेंट ही यहाँ पर किया है। सबसे पहले पूरा एंट्री करके दिखाया, पहले ग्रांट रिसीव कर लिया, कितने का, बैंक टू डेफर्ड इनकम बोल के 90 लाख। डेफर्ड इनकम मतलब वही डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो, डेफर्ड इनकम के जगह डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। फिर हम लोग सैलरी का खर्चा दिखा दिए, सैलरी टू बैंक। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें से 18 लाख का यूज कर लिया। ठीक है, 18 लाख का यूज कर लिया। अब इसका मैंने नाम दिया था डेफर्ड इनकम, अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट देते तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लिख लेते टू अदर इनकम। हम लोग इस ग्रांट में से इनकम 18 लाख का दिखाएंगे पहले साल के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही होगा, फिर उस इनकम को हम लोग पीएल में क्रेडिट कर देंगे। तो जो मैंने बताया था देखो वैसे ही हमें करना है और कुछ नहीं, बस सही सही एंट्री तुम लोग को लिखना है। और ये तो एंट्री लिखना तो नॉर्मल तुम लोग जो डेबिट सीखते हो रूल्स उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, नया तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लिख सकते हो बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया, अगर हम लोग इसको इनकम के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको सैलरी से डिडक्ट करके दिखाते हैं तो कैसे इसका एंट्री होता है, देखो अगर हम लोग सैलरी से डिडक्ट करके दिखाते हैं तो एंट्री कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर भी सबसे पहले तो ग्रांट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो कॉमन हो जाएगा, टू डेफर्ड इनकम
90 लाख, मैंने एल लिख दिया, ठीक है। फिर सैलरी पे करेंगे, सैलरी एक्सपेंस टू बैंक, ठीक है। सैलरी का खर्चा कितना है, सैलरी है 30 लाख, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर 30 लाख नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग इनकम का जितना पोर्शन जो हम लोग यहाँ पर 90 लाख का जितना हर साल इनकम दिखाएंगे उतने से हमारे सैलरी के खर्चे को कम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सैलरी एक्सपेंस है कितना, सैलरी एक्सपेंसेस है हम लोग का 30 लाख, ठीक है। लेकिन हम लोग हर साल जितना यहां से ड्रॉ कर पा रहे हैं 18 लाख का, वो कैसे पता चला, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा था ना, तो उतने का खर्चा हम लोग सैलरी का दिखाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख, ठीक है, ये 12 लाख हो जाएगा। इसका नैरेशन लिख देते, इसका नैरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी एक्सपेंस पेड नेट ऑफ ग्रांट इनकम, नेट ऑफ ग्रांट इनकम। और इसके बाद डेफर्ड ग्रांट को तो कम करना पड़ेगा, ग्रांट का वैल्यू तो कम करना पड़ेगा। 90 लाख से 18 लाख यूज हो गया, तो हम लोग दिखाएंगे डेफर्ड इनकम या फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, जो भी लिखना चाहो। डेबिट कितने से कम हुआ, 18 लाख से टू सैलरी, ताकि हम लोग सैलरी का खर्चा कम कर सके 18 लाख। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बी ग्रांट एडजस्टेड अगेंस्ट सैलरी एक्सपेंस पर एनम। पर एनम का सैलरी एक्सपेंसेस के साथ हम लोगों ने ग्रांट के पैसे को एडजस्ट कर दिया। देखो वही चीज मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, ये देखो यहाँ पर जो जब आज हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला पॉइंट सीखा, तो तब भी तो मैंने यही दिखाया, या तो ऐसे लेस कर दो या फिर ऐसे दिखा दो। ऐसे दिखाने से एंट्री कैसे होगा, इनकम अपना अलग दिखेगा, एक्सपेंस अपना अलग उतना ही दिखेगा, लेकिन ऐसे दिखाने से एक्सपेंस कितना दिखेगा, 10 लाख, इनकम कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे कि ग्रांट का वैल्यू कम हो गया। तो वही देखो, जो भी हम लोगों ने सीखा उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमें क्वेश्चन के तौर पे मिल गया। हम लोगों ने दोनों जगह पे ग्रांट रिसीव किया, फिर सैलरी का खर्चा दिखाया, लेकिन यहाँ पर सैलरी का टोटल खर्चा दिखाया, यहाँ पर सैलरी के खर्चे से खर्चे को कम कर दिया उतने से जितना ग्रांट का यूज हम लोग इस साल कर सकते हैं, 18 लाख। और ये करने के लिए फिर और एक एंट्री करना पड़ा कि ग्रांट का वैल्यू कितना कम हो गया 18 लाख से ड्यू टू सैलरी। और यहाँ पर ग्रांट का वैल्यू कम हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उसे अदर इनकम दिखाया। यहाँ पर इनकम दिखा रहे हैं और उसको एक्सपेंस दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस को कम करके दिखा रहे हैं। बात एक ही है, जैसा भी करो ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, लेकिन हम लोग जो भी अप्रोच क्यों ना ले रहे हैं हमें उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये कौन बताता है, AS12, हर एक एएस का अपना डिस्क्लोजर होता है कि ऐसे ऐसे जो भी किया है आपको वो डिटेल्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 भी कितना आसान था, हो गया देखो। इसके बाद इलास्ट्रेशन 5 है, 5, 6, ये भी तुम लोग कर सकते हो। इलास्ट्रेशन 5, 6, 7 तो मैंने करवा दिया, 7, 8 आज ही करवाया। इलास्ट्रेशन 5, 6 दो बचा है, यहाँ पर 9 भी कर लिया। इलास्ट्रेशन 5, 6 और यहाँ पर 10 शायद लास्ट क्लास में किया था, याद तो नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। 5 और 6 बचा है, 5, 6, 11, 5, 6, 11 और यहाँ पर कुछ MCQs बचा है बस। 5, 6, 11 और MCQ, ये वाला भी मैंने करवा दिया। हाँ बोलो। इलस्ट्रेशन 10 कर लिए थे पिछले क्लास में, रिफंड है ना उसमें, वो किया हुआ है। हाँ हाँ वो किया हुआ है। 5 और 6 बाकी है मेरे हिसाब से, और 11 भी शायद बाकी है, और MCQs बाकी। यस मैम, हाँ बस इतना बाकी है, ठीक है। अच्छा तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो भी हम लोग का इनकम्प्लीट था वो तो कंप्लीट हो गया। तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, ये लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा एएस भी कर सकते हैं, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक